कि इंसान ने चूँकि ज़ुबान डेवलप कर ली हुई है, वो उस ज़बान के ज़रिए से या अल्फाज के ज़रिए से भी सोचता है, या इंसान की फ़िक्र में गलती की जो निशानदही है वो मंतिक करती है, वो लॉजिक करती है। लॉजिक की या मंतिक की एक डेफिनेशन ही ये की जाती थी, पुराना लॉजिक जो है कि सियानतुज़्ज़हन अनिल ख़ता, कि ये ज़हन को ख़ता से बचाता है, ये फ़िक्र को मिसलीड होने से बचाता है, ये थॉट का जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस होने से बचाता है। जो भी नक्काद होते हैं वो दरअसल अदब में भी और फ़लसफ़े में भी वो जो भी फ़िक्र उनके सामने आता है, जो भी वाक़या उनके सामने आता है, कोई भी तसव्वुर उनके सामने आता है, तो वो उस तसव्वुर का, उस वाक़े का, उस कहानी का, उस अफ़साने का या जो भी डाटा उसके सामने आया है उसका पूरा एनालिसिस करता है। मिसाल के तौर पर इंसान को भूख लगती है, ज़ैद इंसान है, ज़ैद को भूख लगती है, ये डिडक्टिव फॉर्म है या उसकी इस्तखराजी मनहज है, इस्तखराजी तरीका है। हमारे जैसे माशरों में सवालात को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सवालात को सम टाइम कुछ लोग गुस्ताखी पर मुंतज करते हैं कि क्वेश्चन करना असल में गुस्ताखी है। ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके सवाल ख़त्म होते चले जाते हैं, वो सोचना कम करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? सोसाइटी। उसकी वजह क्या है? सोशल प्रेशर्स। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी के अंदर कुछ मोनोपोलीज कायम हो जाती हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में जो मेन गेट है वो क्या चीज़ है? वो सवाल है। उसके बाद एक ये तरीका, ये मेथड यूज़ किया जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग तब डेवलप कर सकते हैं जब आप लिखना शुरू करें। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम भी क्रिटिकल थिंकिंग का ही दाई है। और जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो हमेशा अपना फ़ैसला लॉजिक पर लेता है, वो इमोशंस पे फ़ैसला नहीं लेता। तो इल्मी हदीस भी असल में क्रिटिकल थिंकिंग से ही डेवलप हुआ इल्म है। कुरान मजीद ये कह रहा है कि आप इतनी गहरी फ़िक्र में से काम लें कि वो आपका अपना लिबास बन जाना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड ये है कि मैंने दीनी तालीम भी हासिल की है मदरसे से, और फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़े में मास्टर और एमफिल किए, और आजकल मैं हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ जर्मनी में। और मेरे जो इंटरेस्ट हैं वो फ़लसफ़े से, थियोलॉजी से और फ़िक़ह से मुतल्लिक़ हैं ज़्यादातर। आज का जो हमारा मौजू है या गुफ्तगू है उसका उन्वान ये तजवीज़ किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, या हम किस तरह क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। इंसान को हम देखते हैं तो इंसान माइंड और बॉडी का मजमुआ है। इंसान की वजूदी ज़रूरियात हैं, चूँकि वो एक मादी वजूद रखता है, उस मादी वजूद से मुतल्लिक़ बहुत सारी उसकी ज़रूरियात है। इसी तरह इंसान सिर्फ़ मादा नहीं है बल्कि वो ज़हन भी है, तो उसकी ज़हन की भी कुछ ज़रूरियात हैं। इंसान एक कॉग्निटिव एनिमल है, हम यूँ कह सकते हैं कि इंसान सोचने वाला जानवर है, या इंसान को कहा जाता है कि ये हैवान नातिक है। ये अकल से काम लेता है और ये नुतक से काम लेता है, ये लैंग्वेज को बरूए कार लाता है और फिर अपनी इमेजिनेशंस के ज़रिए से नैरेटिव्स बनाता है, और फिर उलूम इंसान ने डेवलप किए हैं। और आज ये सारी की सारी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की तरक्की इंसान ने इसी अकल की वजह से और ज़बान की वजह से और जो डिसिप्लिन इंसान ने डेवलप किए उसकी वजह से की है। इंसान चूँकि सोचता है तो हम देखते हैं कि इंसान की जो सोच है, थिंकिंग है, दो चीज़ें, एक है क्रिटिकल, दूसरा है थिंकिंग। तो पहले हम थोड़ी सी बात थिंकिंग पे कर लेते हैं। थिंकिंग जो है, सोचना, रीज़निंग,
कॉग्निटिव फैकल्टी ये इंसान के अंदर मौजूद है। सोचना ये है कि इंसान हवास के ज़रिए से कुछ इन्फॉर्मेशन इंसान के पास आती है, उसके 5 सेंसेस हैं या 5 हवास है, उससे वो डाटा परसीव करता है दुनिया के अंदर से, वो देखता है, वो सुनता है, वो टच करता है, 5 सेंसेस जो हैं। फिर वो डाटा उसके माइंड में जाता है तो वहाँ पे फिर एक फैकल्टी है जिससे वो प्रोसेस करता है और चीज़ों के दरमियान निस्बतें कायम करता है। वो जो डाटा उसके पास आता है उसको बरूए कार लाता है और फिर वो इमेजिनेशन के ज़रिए से सोचता है, और उस सोच में फिर इंसान की ये इंफॉर्मेशन के साथ साथ लैंग्वेज भी शामिल है कि इंसान ने चूँकि ज़ुबान डेवलप कर ली हुई है, वो उस ज़बान के ज़रिए से या अल्फाज के ज़रिए से भी सोचता है। इसी तरह इंसान के अंदर जज्बात हैं, तो उसकी उस फ़िक्र में या उसकी उस सोच में या उसके उस थिंकिंग प्रोसेस में इमोशन भी दाखिल होते हैं। और इसी तरह इंसान के इर्द गिर्द और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान के इर्द गिर्द एक सोसाइटी होती है, एक मुआशरा होता है, किसी ग्रोह में, किसी मुआशरे में, किसी समाज में वो होता है, अकेला नहीं रहता इंसान। तो उस समाज की अपनी हरकियात होती हैं, उस समाज का अपना एक जकड़ होता है, उस समाज की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, उस समाज के अपने नॉर्म्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, तो वो भी इंसान की थिंकिंग पे असरअंदाज होते हैं। इस वजह से इंसान की जो सोच है या थिंकिंग है वो कई तरह से मुतासिर होती है। वो जज्बात से भी मुतासिर होती है, वो मेमोरी से भी मुतासिर होती है। इंसान सिर्फ़ हाल में नहीं है, उसके पास माजी का भी कुछ इल्म होता है या पास्ट के इवेंट्स का भी रिकॉर्ड इंसान के माइंड में होता है, मेमोरी होती है। तो इंसान की जो मेमोरी है वो भी उसकी सोच को मुतासिर कर रही होती है। फिर मैंने कहा उसके अपने अंदर जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी उसकी सोच को मुतासिर कर रहे होते हैं। फिर इंसान से बाहर सोसाइटी के अंदर सोशल या कल्चरल एक्सप्रेशंस या नॉर्म्स जो हैं वो भी इंसान को मुतासिर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से उसका ये जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है ये इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो इस थिंकिंग को बेहतर करने के लिए कि ये थिंकिंग या ये सोचने का जो अमल है ये बेहतर हो, ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, ये एफिशिएंट हो, इसके लिए हमें क्रिटिकल होना पड़ता है। आम तो सोचें तो हर वक्त इंसान को आ रही होती हैं, इंसान हर वक्त ही कुछ ना कुछ उसके माइंड में न्यूरॉन्स फायर कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ सोचें या अफकार के एक बहाव में रहता है इंसान। आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इस वक्त भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे, कोई मेरी बातों पे गौर कर रहे होंगे, कोई अपनी किसी बात को कोई याद कर रहा होगा। तो इंसान चलते हुए, बैठते हुए, जब भी वो बेदार होता है तो वो सोचों में रहता है। सोचना काफ़ी नहीं है सिर्फ़, या जो भी सोच है जैसी भी आपके पास है उसको मान लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें क्या करना होता है, हमें अपनी सोच को, थिंकिंग को, फ़िक्र को दुरुस्त नहज पे डालना है, या दुरुस्त तरीके के मुताबिक हमें सोचना है। वो दुरुस्त तरीका क्या होता है वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग बताती है कि सोचने का या इंसान की फ़िक्र का या इंसान की फ़िक्र में गलती की जो निशानदही है वो मंतिक करती है, वो लॉजिक करती है। लॉजिक की या मंतिक की एक डेफिनेशन ही ये की जाती थी, पुराना लॉजिक जो है, कि सियानतुज़्ज़हन अनिल ख़ता, कि ये ज़हन को ख़ता से बचाता है, ये फ़िक्र को मिसलीड होने से बचाता है, ये थॉट का जो प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस होने से बचाता है। वो इन्फ्लुएंस इमोशन से भी होता है, जिस तरह हमने पहले देखा, वो प्रीवियस मेमोरी से, माजी से, उसके पुराने इल्म से हो सकता है, वो सोसाइटी से हो सकता है, वो किसी बाहर के पावर स्ट्रक्चर से हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें सोच को
थिंकिंग को गलती से बचाना है, और गलती से तब बचेगी जब हम क्रिटिकल होंगे। क्रिटिकल का एक मतलब आम तौर पे इसको उर्दू में कहा जाता है तनकीद या तनकीदी फ़िक्र, या जो क्रिटिकल थिंकर होता है उसे नक्काद कहा जाता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, इसका एक नईव मतलब है, सादा सा मतलब हम ये ले लेते हैं कि तनकीद का मतलब है किसी के नकाइस बयान करना। नेगेटिव थिंकिंग को आमतौर पे क्रिटिकल या तनकीद कहते हैं, कि जब आप किसी के नुक्स निकालते हैं या नेगेटिवली कीड़े निकालते हैं तो उसको लोग तनकीद समझते हैं। तो हम जिस तनकीद की बात कर रहे हैं या क्रिटिकल होने की बात कर रहे हैं, वो इस नैरो मीनिंग के साथ जुड़ी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि उसका एक वसी मफ़हूम है। वसी मफ़हूम ये है कि आप किसी भी चीज़ का पूरा जायज़ा लें। जो भी नक्काद होते हैं वो दरअसल अदब में भी और फ़लसफ़े में भी वो जो भी फ़िक्र उनके सामने आता है, जो भी वाक़या उनके सामने आता है, कोई भी तसव्वुर उनके सामने आता है, तो वो उस तसव्वुर का, उस वाक़े का, उस कहानी का, उस अफ़साने का, या जो भी डाटा उसके सामने आया है उसका पूरा एनालिसिस करता है, उसको जांचता है, परखता है। सबसे पहले वो काम क्या करता है? सबसे पहले वो ये देखता है कि ये जो ख़बर उस तक आई है, ये जो डाटा इंसान के पास आया है, ये किस ज़रिए से आया है, यानी उसका सोर्स क्या है। सोर्सेज ऑफ नॉलेज सबसे पहले वो ज़ेर बहस लाता है कि आपके पास अगर कोई ख़बर आई है तो वो ख़बर किस ज़रिए से आई है। वो सोशल मीडिया से आई है, वो किसी न्यूज़ चैनल ने दी है, वो किसी ख़ास शख्स ने दी है, आपने राह चलते हुए सुनी है, या फिर वो ख़बर जो भी आपको दे रहा है वो उसके साथ दलाइल क्या आपको दे रहा है, या उस ख़बर के साथ एविडेंस आपको कौन सा फ़राहम कर रहा है। तो पहला काम इंसान क्या करता है, जो भी क्रिटिकल थिंकर होता है, वो डाटे को, इंफॉर्मेशन को, ख़बर को, किसी भी तसव्वुर, थीरी को जो उसके सामने आती है, उसका एनालिसिस करना शुरू करता है। और एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ वो सोर्सेज देखता है कि इसके सोर्सेज क्या हैं, और फिर सोर्सेज के बाद उस ख़बर का एविडेंस क्या है, यानी उसको फ्राहम करने वाला, उस थीरी को बयान करने वाला, उस आइडियाज़ को प्रपोज करने वाला शख्स अब उसके साथ एविडेंस क्या दे रहा है या आर्गूमेंट क्या दे रहा है। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम इस्तिदलाल देखते हैं, ज़राए इल्म देखते हैं। फिर इस्तिदलाल को हम इस तरह देखते हैं कि इस्तिदलाल की जो वो आर्गूमेंट दे रहा है वो आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं है। आर्गूमेंट के वैलिड होने का मतलब ये है कि वो लॉजिकली ठीक हो। जब भी आपके सामने कोई डाटा आएगा, आप उस पर वर्क करेंगे तो आप उस आर्गूमेंट को लॉजिकली चेक करेंगे। ये पहला चेक है। लॉजिकल चेक करने का एक मतलब ये है कि आप ये देखें कि लॉजिक में जो मेथड बने हुए हैं, जो सूरतें हैं किसी आर्गूमेंट को चेक करने की, ये उनमें से ठीक सूरत है या उनमें से सही फॉर्म में ये आर्गूमेंट दिया जा रहा है। जिनमें से मशहूर दो तरह के फॉर्म्स हैं या दो तरह के आर्गूमेंट हैं। एक को डिडक्टिव लॉजिक कहते हैं, एक को इंडक्टिव लॉजिक कहते हैं। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब ये है कि आपके पास एक जनरल प्रिंसिपल होता है, उस जनरल प्रिंसिपल से आप पर्टिकुलर केस की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान को भूख लगती है, ज़ैद इंसान है, ज़ैद को भूख लगती है। ये डिडक्टिव फॉर्म है या उसकी इस्तखराजी मनहज है, इस्तखराजी तरीका है। या इसी तरह दूसरा तरीका होता है इंडक्टिव लॉजिक, जिसे कहा जाता है इंडक्टिव मेथड, जिसमें आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं। तो आर्गूमेंट में सबसे पहले उसकी फॉर्म्स देखी जाती हैं और फिर उसके बाद देखा जाता है कि जो उस आर्गूमेंट के अंदर जो प्रेमिसेस हैं या मुकद्दमात हैं, वो मुकद्दमात हकीकी हैं या नहीं हैं। सिर्फ फॉर्म का ठीक होना काफ़ी नहीं है। आर्गूमेंट वैलिड तब होगा जब वो मुकद्दमात ख़ुद भी हकीकी होंगे। तो
उसके बाद उन मुकद्दमात की वैलिडिटी हमें चेक करनी होती है। इसी तरह जैसे ही हम इंसान के सामने कोई ख़बर आती है तो वो इसका लॉजिकल एनालिसिस करता है, तो उस ख़बर की या उस थीरी की या उस आइडिया की तफ़हीम उसे होने लगती है। और फिर ये तो ये है कि अगर किसी ने कोई कज़िये पेश किए हैं आपके सामने, कोई प्रेमिसेस हैं, सिर्फ हम प्रेमिसेस को नहीं देखते, हम पूरे के पूरे उस थीरी को फिर देखते हैं कि वो आर्गूमेंट या वो थीरी या वो आइडिया किस निज़ाम में पेश किया जा रहा है, किस फ़िलोसॉफ़िकल सिस्टम में पेश किया जा रहा है। वो साइंस की थीरी है तो उसको हम साइंटिफिक सिस्टम में या साइंटिफिक स्ट्रक्चर में रख के देखेंगे। वो फ़लसफ़े की अगर कोई थीरी है या फ़लसफ़े के मुतल्लिक़ अगर कोई बात है तो जिस फ़लसफ़े की वो बात है उस फ़लसफ़े या उस निज़ाम फ़िक्र में हम उसको रख के देखेंगे। अगर वो मज़हब की कोई बात है या मज़हब की कोई थीरी है या थियोलॉजी के अंदर कोई थीरी डिस्कस हो रही है तो उसको हम उसके निज़ाम और स्ट्रक्चर में रख के देखेंगे। ये उसका अगला प्रोसेस होगा। तो जब हम इन प्रोसेस से गुज़रेंगे तो फिर हमें उस थिंकिंग या उस आइडिया या उस सोच या उस फ़िक्र की वैलिडिटी भी पता चलेगी और उसकी कंसिस्टेंसी भी पता चलेगी कि वो अपने निज़ाम के अंदर कितनी कंसिस्टेंट फ़िक्र है या कितनी लॉजिकल है या कितनी मुताबिकत रखती है। अच्छा, इसके बाद हमने इसको क्रिटिकल थिंकिंग को समझा है अभी सिर्फ कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। उसमें हमें आर्गूमेंट्स को देखना होता है, उसमें हमें एनालिसिस करना होता है, उसमें हमें लॉजिक को देखना होता है, उसमें हमने स्ट्रक्चर को देखना होता है जिस स्ट्रक्चर और निज़ाम में वो आर्गूमेंट पेश किया जा रहा होता है। हम इसको डेवलप किस तरह कर सकते हैं, इस फ़िक्र को या तनकीदी मिजाज किस तरह बनाया जा सकता है। तो इसके लिए ज़हन में रखें कि ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना, ये कोई इन्नेट चीज़ नहीं है, यानी ये इंसान के अंदर कोई वदीयत की गई कोई चीज़ नहीं है, ये इंसान की सरिश्त के अंदर डाला हुआ कोई तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये इंसान को डेवलप करना पड़ता है, ये इंसान को प्रैक्टिस करना होता है, ये इंसान को सस्टेन करना होता है। ये मुसलसल एक क्रिटिकल थिंकिंग मुसलसल एक कॉन्शियस एफर्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग कर ली है उसके बाद ये खुद ब खुद होती रहेगी, नहीं, हर वक्त आपको कॉन्शियस रहना होगा पूरी ज़िंदगी, हर वक्त आपको इस एफर्ट के साथ जुड़े रहना होगा। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे या एक्टिव नहीं होंगे क्रिटिकली तो ये अपने आप काम करना बंद कर देगी। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमेशा आपसे ये डिमांड करती है कि आप एक्टिव रहें, आप इस एफ़र्ट में हमेशा इन्वॉल्व रहें। तो इसी से ये फिर मिजाज बनता है, तनकीदी मिजाज इंसान का डेवलप होता है और फिर आपके जो माइंड है वो एक ख़ास तरह की हैबिट उसके अंदर पैदा हो जाती है कि जब भी उसके सामने फिर कोई चीज़ आती है तो वो फौरी तौर पे चीज़ों को एनालिसिस करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और अलग करता है कि इसमें आर्गूमेंट क्या है, उस आर्गूमेंट के पीछे कार फरमा मफरूज़े कौन से हैं, उनके पीछे अजम्पशंस कौन सी हैं जिनके ऊपर ये आर्गूमेंट खड़ा हुआ है और उनकी लॉजिकल वैलिडिटी क्या है, सोर्सेज क्या हैं, एविडेंस क्या है। ये आपको आदत हो जाती है। आप फिर अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखते हैं, जो कुछ भी देख रहे होते हैं, जो डाटा भी परसीव कर रहे होते हैं, मोबाइल पे अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो जो भी आपके सामने फीड आएगी, पोस्ट आएगी, आप फौरी तौर पे इस प्रोसेस से गुजरेंगे। तो ये हमें ख़ुद के अंदर डेवलप करनी होगी। अच्छा, इसका एक तरीका ये बयान किया जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकर तब बन सकते हैं या तब होगी जब आप ख़ास तरह के कुछ टूल यूज़ करें। उनमें से एक बड़ा टूल ये होता है कि आप सवाल करते हैं, आप सवाल उठाते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सवाल उठाना। और ये जो सवाल उठाना है
ये नेचुरल भी है, ये इंसान की फ़ितरत का भी हिस्सा है, क्योंकि इंसान की फ़ितरत के अंदर क्यूरोसिटी का एक एलिमेंट मौजूद है कि इंसान क्यूरियस होता है, इंसान मुतजस्सिस होता है। ये तजस्सुस का अंसर जो है ये इंसान के अंदर सवालात पैदा करता है। हमारे जैसे मुआशरों में सवालात को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। सवालात को सम टाइम कुछ लोग गुस्ताखी पर मुंतज करते हैं कि क्वेश्चन करना असल में गुस्ताखी है, या क्वेश्चन करना ये एक रिबेलियस थिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। क्वेश्चन करना इंसान की फितरत का हिस्सा है। वो आपने देखा होगा कि जो बच्चा होता है, बच्चा हर वक्त आपसे चीज़ें पूछ रहा होता है कि एक तो वो लफ्ज़ सीख रहा होता है जब वो छोटा होता है, आवाज़ें सीखता है, जो आवाज़ें भी सुनता है उसको वो याद करने की कोशिश करता है, फिर उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। उनको लफ्ज़ सिखाए भी जाते हैं और वो लफ्ज़ सीख रहा होता है। फिर लैंग्वेज के साथ साथ वो थिंकिंग भी सीख रहा होता है। हर लफ्ज़ के साथ उसने ख़ास तरह से एक सोचने का पैटर्न बना लेता है बच्चा, और उस वजह से फिर वो सवाल पूछता है। तो जहाँ जहाँ उसे वो पैटर्न टूटता हुआ नज़र आता है, यानी उसको चूँकि अभी पता नहीं होता, कुछ ख़ास आवाज़ें हैं, उन ख़ास आवाज़ों के साथ उसने ख़ास तरह की सोच मुंसलिक कर ली होती है बच्चे ने। तो जैसे ही वो पैटर्न टूटता है वो फ़ौरन पूछता है कि इसका क्या मतलब है, या कोई सोच आती है या उसके सामने कोई डाटा आता है। वो चूँकि 5 सेंसेस तो बच्चे की काम कर रही होती हैं, तो वो फौरी तौर पे उसको रैशनलाइज़ करने की कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जैसे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो फौरी तौर पे पूछता है, सवाल पूछता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये ऐसे क्यों है, पहले ऐसा था अब ऐसे क्यों नहीं है। तो ये बच्चे हर वक्त इस तरह के सवालात पूछते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके सवाल ख़त्म होते चले जाते हैं, वो सोचना कम करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है? सोसाइटी। उसकी वजह क्या है? सोशल प्रेशर्स। उसकी वजह ये है कि सोसाइटी के अंदर कुछ मोनोपोलीज़ कायम हो जाती हैं, कुछ अथॉरिटीज़ कायम हो जाती हैं। वो अथॉरिटीज़ चैलेंज होती हैं सवालात के ज़रिए से। तो जैसे ही अथॉरिटी चैलेंज होती है वो फ़ौरन उसको स्नप करती है। समटाइम पेरेंट्स चैलेंज होते हैं, वो उनको अपनी उस चैलेंज होने की वजह से स्नप करते हैं। समटाइम कोई किसी तरबियत गाह में, किसी तलीमी निज़ाम में वो बच्चा होगा तो वो वहाँ सवाल पूछेगा, वो चैलेंज होती है तो उस्ताद उसको क्या करता है, उस सवाल से रोकता है। हमारे जैसे माशरों में, बाहर की दुनिया में या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे वो क्या करते हैं, सवालात को अप्रिशिएट करते हैं, सवालात की हौसला अफजाई की जाती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में जो मेन गेट है वो क्या चीज़ है? वो सवाल है। वो अजम्पशंस को चैलेंज करना है कि जब भी आपके सामने कोई अजम्पशन आ रही है, कोई हाइपोथेसिस आ रहा है, इवन कोई फैक्ट भी आ रहा है, तो आप उस फैक्ट को भी पहले सवाल करते हैं, पहले चैलेंज करते हैं, फिर जवाब लेके इत्मीनान करते हैं। ये क्रिटिकल थिंकर करता है, या ये तनकीदी मिजाज आपके अंदर पैदा करता है, और ये रास्त फ़िक्र का रास्ता है। यही सही तरीका इस्तिदलाल है, यही सही दलील का मिनहाज है कि हम तरीक़ों को इस तरीके के मुताबिक तसव्वुरात को कबूल करें। इसके लिए एक सोक्रेटिक मेथड मशहूर है, ग्रीक से ये चला आ रहा है। सुकरात का ये मेथड था कि वो ये कहता था अपने स्टूडेंट्स को, नौजवान को, जो चौकों पे, चौराहों पे वो असबाक देता था स्टूडेंट्स को या नौजवानों को तालीम देने की कोशिश करता था, तो वहाँ पे वो यही करता था, उनसे सवालात करता था। वो कोई चीज़ पूछते थे कि जस्टिस क्या है या डेमोक्रेसी क्या है, तो वो फौरी तौर पे पूछता था कि जस्टिस से आपकी क्या मतलब है। तो वो स्टूडेंट्स कहते थे कि इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान है वो जो डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। एक ये जवाब आता था। तो फ़ौरन सवाल पूछता था कि अच्छा, डिज़र्व करने का क्या मतलब होता है? हर इंसान को उसका हक़ मिलना चाहिए, ये अदल है। तो हक़ क्या चीज़ होता है? वो ये बताते थे हक़ का मतलब ये है कि जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा किया जाए, जो बुरा करे उसके साथ
बुरा किया जाए, यानी अच्छे का आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, बुरी चीज़ की आपको सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर वो सवाल करते थे कि अच्छा, अगर किसी ने बुराई जो है वो इस वजह से की है कि उसकी मजबूरी थी, मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी किया है इसलिए कि भी उसके घर में बच्चा रो रहा था, वो भूखा था, तो क्या फिर भी उसको सज़ा दी जाएगी? फिर वो स्टूडेंट सोचते थे कि ये डिपेंड करेगा सिनेरियो के ऊपर, तो फिर वो उससे आगे सवाल करता, यानी ये उसका एक मेथड था कि वो जवाब देने की बजाय ऐसा सवाल उठाता था जिससे नए ज़ाविये खुलते थे, नए एवेन्यूज़ ओपन होते थे और नए रास्ते वाह होते थे स्टूडेंट्स के लिए। इससे इंसान क्या करता है कि इंसान डीपली डिग आउट करता है चीज़ों को, सरफेस की बजाय वो उनकी गहराई में जाता है। ये सवाल आपको नीचे लेके जाते हैं, डीप कोई भी तस्वर है उसकी डीप सतह जो होती है उस पे लेके जाते हैं। तो सवाल सबसे पहला और बड़ा तरीका है इस क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का। उसके बाद एक ये तरीका या मेथड यूज़ किया जाता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग तब डेवलप कर सकते हैं जब आप लिखना शुरू करें, यानी जब अपनी फ़िक्र को आप राइटिंग में लेके आएंगे। जैसे ही आप अपनी अफ़कार को तहरीर में कलम बंद करेंगे या कागज़ पे उतारने लगेंगे, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तरीका या ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी फ़िक्र को डेवलप कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि बोलते हुए तो इंसान एक लय में बोलता चला जाता है, बोलते हुए इंसान इमोशन की रो में भी बह जाता है, बोलते हुए इंसान मुमकिन है कि किसी जीत की या किसी और मकसद या नस्बुलैन की वजह से डिट्रैक हो जाए। लेकिन सोचते हुए भी इंसान इमोशन के हाथों गिरफ़्तार हो सकता है। लेकिन लिखने में आपके पास टाइम होता है, लिखने में एक स्पेस पैदा होती है, लिखने में एक गुंजाइश पैदा होती है कि आप डीपली सोच सकते हैं, आप रुक के फ़िक्र को उसकी गहराई में देखते हैं। तो लिखने से, राइटिंग से आप एक पेन से भी गुज़रते हैं। वो जो पेन है या वो जो प्रोसेस है वो आपकी फ़िक्र के अंदर एक निखार पैदा करता है। इसी तरह माइंड मैपिंग एक नया तरीका है कि आप लिखने की बजाय, यानी कोई तहरीर लिखने की बजाय अपने मोबाइल पे या किसी भी चार्ट पे भी ये कर सकते हैं कि आपके ज़हन में जो भी ख्याल आता है उस ख्याल की कोई रिप्रेजेंटेशन को आप क्या करें, उसको दर्ज कर लें। यानी किसी मौजू के बारे में आपने अगर सोचना है, मिसाल के तौर पर वार, अभी ये जंगें हो रही थी तो इसीलिए वही मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है कि वार क्या चीज़ है, जंग के बारे में आप सोचना शुरू करें। तो वार एक लफ्ज़ आप लिखेंगे, ठीक है, या कोई इमेज बना देंगे किसी बॉम्ब की, किसी टैंक की, किसी वेपन की, ठीक। तो फिर उससे रिलेटेड जो जो आपके ज़हन में तसव्वुरात आते जाएं कि गज़ा है वहाँ ये जुल्म हो रहा था, या रिसेंटली ये ईरान और इसराइल की जंग हुई है, उस जंग के मुताल्लिक जो जो डाटा आपने परसीव किया हुआ है, जिस डायमेंशन में भी जो जो डाटा है उससे मुतल्लिक जो भी आपके ज़हन में लफ्ज़ आता है या कोई तस्वीर आती है या कोई भी उसकी रिप्रेजेंटेशन आइकन आप आता है, उस आइकन को आप लिख लें। तो इससे क्या होगा, इससे आपके माइंड में मैप बनना शुरू होंगे। आप देखेंगे शाखें बनना शुरू हो जाएंगी कि एक तस्वर को इधर लिखा होगा, एक को इधर लिखा होगा, एक को इधर लिखा होगा, फिर उसकी आगे सब ब्रांचेस बनेंगी। फिर आप उनके अंदर एक ख़ास तरह का ऑर्डर कायम कर लेंगे। एब्स्ट्रैक्शन में ऑर्डर कायम करना लोग करते हैं अपने माइंड में भी, जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं वो इजीली वो भी कर पाते हैं। लेकिन जो बिगिनर होता है, जो इसको अभी डेवलप करना चाह रहा होता है, उसके लिए एक ये माइंड मैपिंग का रास्ता होता है। ये एक तरीका है कि जिससे आप अपने आप को क्रिटिकल थिंकर बना सकते हैं। और क्रिटिकल थिंकर जो है वो हमेशा ओपन माइंडेड होता है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकर के बारे में मैं ये कह रहा था कि क्रिटिकल थिंकर जो है वो ओपन माइंडेड होता है।
ओपन माइंडेड इस सेंस में कि वो फ्लेक्सिबल होता है चीज़ों को कबूल करने के लिए। वो अपनी किसी बाइस के साथ, अपने किसी तासुब के साथ नहीं जुड़ा होता, यानी वो स्ट्रिक्ट नहीं होता अपने किसी ग्रोह के साथ, उसके अंदर तासुबात नहीं होते, या जो भी वो नज़रिया रखता है उसके ऊपर हमेशा के लिए वो बंद नहीं हो जाता, बल्कि वो दूसरों की ओपिनियन सुनता है। तो ये जो अदर्स पर्सपेक्टिव है क्रिटिकल थिंकिंग में, ये बहुत अहम चीज़ है कि आप दूसरों का ओपिनियन लें, ना सिर्फ ये लें ये कि दूसरों के ओपिनियन को आप लें, बल्कि अदर पर्सपेक्टिव को आप समझने की कोशिश करें। दूसरों की जो थीरीज़ हैं या दूसरों के जो नज़रियात हैं, उनके दलाइल को भी आप उसी तरह परखें जिस तरह आप अपने दलाइल को परखते हैं, और उसको भी आप उतना ही सिंसेर होके समझने की कोशिश करें जितने सिंसेर आप अपने किसी नज़रिए के साथ होते हैं। तो ये जो ओपननेस है या ये जो रिस्पेक्ट है फॉर अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू या अदर्स पर्सपेक्टिव, ये भी इंसान को की फ़िक्र को बेहतर करता है। ये इंसान की फ़िक्र को रास्त मनहज पे डालता है कि आप दूसरों के तसव्वुरात या अदर पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। और जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो हमेशा अपना फ़ैसला लॉजिक पर लेता है, वो इमोशंस पे फ़ैसला नहीं लेता। यानी आप किसी चीज़ को इस वजह से नहीं मानते कि आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, या आप किसी चीज़ को इसलिए नहीं मानते कि आप जज्बाती तौर पे उससे वाबस्ता हैं, या अगर आप किसी चीज़ से जज्बाती तौर पे वाबस्ता हैं तो आप उस पे किसी और चीज़ को सोचने के लिए तैयार नहीं है। क्रिटिकल थिंकर ऐसा नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, वो सिर्फ लॉजिक को देखता है, वो इमोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। सिर्फ इमोशन नहीं, इमोशन के अलावा भी इंसान के और भी कई तरह के बाइसेस होते हैं, वो बाइसेस को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। इंसान किसी एक ख़ित्ते से ताल्लुक़ रखता है, जैसा कि हम पाकिस्तान से में रहते हैं तो पाकिस्तान से हमें एक ख़ास तरह का लगाव होगा या ताल्लुक़ होगा या उनसीयत होगी, या एक ख़ास बाइस भी पैदा हो सकता है। इसी तरह उसका ताल्लुक़ किसी ख़ास रेस से होगा, किसी ख़ास एथनिसिटी से होगा, तो वो पंजाबी है या वो पख्तून है, या वो काला है या वो गोरा है या वो अफ्रीकन है या वो एशियन है, तो वो उस रेस के बाइस में भी इंसान आ सकता है। इसी तरह इंसान पॉलिटिकली किसी ख़ास सियासी नज़रिए का हो सकता है, किसी एक पार्टी को या किसी एक सियासी निज़ाम को या किसी एक सियासी फ़िक्र को वो बेहतर समझ सकता है, तो वो उसके साथ भी उसका बाइस हो सकता है। इसी तरह वो किसी एक मज़हबी फ़िरके से हो सकता है, मज़हबी ग्रोह से उसका ताल्लुक़ हो सकता है, वो शिया हो सकता है, वो सुन्नी हो सकता है, वो वहाबी हो सकता है, वो अहले हदीस के अलावा वो देवबंदी और बरेलवी हो सकता है। ये हमारे यहाँ मारूफ़ फ़िरके हैं। तो इन फ़िरक़ों में से किसी एक फ़िरके के साथ मुंसलिक होने की वजह से भी इंसान के अंदर एक बाइस पैदा हो सकता है, तासुब पैदा हो जाता है। तो क्रिटिकल थिंकर क्या करता है, अपने इन तासुबात को हटाने की कोशिश करता है। कितना इंसान हटा पाता है या कितना इंसान इन बाइसेस से निकल पाता है, ये मुश्किल है इसका अंदाज़ा लगाना, लेकिन ये काफ़ी एक मेहनत तलब काम है। बाइसेस से निकलना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो जो क्रिटिकल थिंकर होता है वो इसको रिड्यूस करता है। मैं इसको ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा कि इंसान बिल्कुल ही अपने आप को हर चीज़ से रिमूव कर लेता है, ये बड़ा मुश्किल है कि इंसान इस तरह कर पाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इनको कम करें, हम इनको जितना हो सकता है महदूद करें। और इसके अलावा क्रिटिकल थिंकर कभी भी इस वजह से किसी चीज़ को नहीं मानता कि वो चीज़ पॉपुलर है, यानी ना वो इमोशंस की वजह से मान रहा होता है, ना वो बाइसेस की वजह से मान रहा होता है,
और ना इस वजह से कि भी ये चीज़ पॉपुलर है, यानी पॉपुलैरिटी भी उसकी बुनियाद नहीं होती। आप किसी फ़िक्र को, किसी बात को, किसी नज़रिए को, किसी थॉट को या किसी भी बात को इस वजह से नहीं मानते जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं कि चूँकि इसको सवाद आज़म मान रहा है, चूँकि इसको जम्मे गफ़ीर मानता है, चूँकि इसको अक्सरियत मानती है, तो लिहाजा मैं भी इसको मान लेता हूँ। वो ये काम नहीं करता। और इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला जो शख्स है वो ये नहीं कहता कि चूँकि फ़लाँ शख्स इस चीज़ को मान रहा है, यानी किसी अथॉरिटी की वजह से भी वो चीज़ों को नहीं मानता। चूँकि मेरे वालिद साहब इस चीज़ को मानते हैं, लिहाजा मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। चूँकि मेरे फ़लाँ उस्ताद इस चीज़ इस नज़रिए के कायल हैं, लिहाजा मैं भी इसका कायल हूँ। चूँकि वो मेरा रोल मॉडल है, वो मेरा आइडियल है, या वो शख्स मुझे पसंद है, तो लिहाजा मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। या फ़लाँ शख्स जो है वो सियासत में इन्फ्लुएंस रखता है, वो ताकतवर है, वो साईं है, वो बड़ा है, वो चौधरी है, चौधरी साहब ने ये बात कह दी है, लिहाजा मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो ना वो इमोशंस पे जा रहा होता है, ना वो जमे गफ़ीर पे जा रहा होता है, ना वो किसी अथॉरिटी पे जा रहा होता है। वो क्या करता है, वो लॉजिक को प्रेफरेंस करता है कि लॉजिकली कौन सी बात मानने के काबिल है, लॉजिकली कौन से आर्गुमेंट वैलिड हैं, लॉजिकली कौन सी बात सबूत एविडेंस किस बात को सपोर्ट करते हैं, वो उस चीज़ को मानता है। तो वो किसी चीज़ का फ़ैसला इस वजह से नहीं लेगा। मिसाल के तौर पर बाहर जाना है, आपने हिजरत करनी है, किसी दूसरे मुल्क में आप जाना चाहते हैं या आप अपना मुस्तकबिल देखते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ एक तरीका है जिसे कहा जाता है डंकी लगाना। आप में से कुछ लोग वाकिफ़ होंगे। डंकी लगाने का मतलब ये होता है कि आप गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान से हिजरत करते हैं, बाहर जाते हैं। वो ये होता है कि ये सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, इस तरफ के गुजरात, यहाँ के बहुत सारे लोग आप देखेंगे। वैसे तो ये वज़ीराबाद, गुजरावाला, लाहौर में भी आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, सियालकोट में भी, हर जगह ये वाला पार्ट हमें नज़र आता है। वो क्या करते हैं, वो डंकी लगाते हैं वहाँ पे जो नौजवान हैं। अब नौजवान ये जो फ़ैसला लेते हैं, उनका ये फ़ैसला लॉजिकल होता है या नहीं होता। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब वो डंकी में क्या करते हैं, डंकी में वो लॉजिक से काम नहीं ले रहे होते। उनका वो फ़ैसला मंतकी फ़ैसला नहीं होता, रैशनल डिसीजन नहीं होता। क्यों रैशनल नहीं है? हमने जो मयारात देखे हैं इस पे हम उसको परख के देख लेते हैं। इसलिए नहीं है कि उनमें से कुछ लोग डंकी इसलिए लगा लेते हैं कि वो चाहते हैं कि वो यूरोप जाएं, वहाँ की जो लाइफ है वो उनको अच्छी लगती है, और वहाँ पे जो उसके चचा का बेटा है या उसके ताए का बेटा है जो पहले डंकी लगा के गया हुआ है, उसने टिकटॉक पे कुछ वीडियोस अपलोड की हैं वहाँ की, तो उन वीडियोस ने क्या किया है, इमोशनली उसको चार्ज किया है। तो अब वो उस इमोशन में आके क्या करता है, डिसीजन लेता है मैंने डंकी लगानी। तो एक तो ये उसकी वजह हो सकती है कि वो डंकी लगाता है, यहाँ से गैर कानूनी तरीके से ईरान जाता है, ईरान से तुर्की जाता है, तुर्की से यूनान जाता है, यूनान से फिर यूरोप, सेंट्रल यूरोप में जाता है। दूसरा ये है कि भी कुछ डंकी लगाने वाले ये कहेंगे कि ये करेंगे कि देखो यार, मेरा फ़लाँ जो दोस्त था ना, उसने मुझे ये कहा है कि डंकी लगाते हैं, और वो बड़ा समझदार है और मुझे उस पर यकीन है, तो लिहाजा मैं डंकी लगाता हूँ। तो वो किस पे रिलाई कर रहा होता है, किसी एक अथॉरिटी पे। वो दोस्त हो सकता है या कोई हो सकता है वो डंकर हो जो डंकियाँ लगवाते हैं, ये हो सकता है वो उसके चचा का बेटा हो जो कि उसने भी डंकी लगाई थी, और वो वहाँ पे बैठ के फ़ोन करता है, उसको रास्ते बताता है, उसको तरीके बताता है, और वो उसकी अथॉरिटी पे क्या करता है, सबमिट करता है, तो वो भी डंकी लगाता है। ठीक है ना, ये तरीका है एक डंकी
ये भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें वो क्या कर रहा है, इसमें वो किसी एक शख्स को अथॉरिटी मान रहा है, उस पर रिलाई कर रहा है और फैसला ले रहा है। खुद से नहीं सोच रहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, खुद से नहीं सोच रहा कि वहाँ जाके मुझे किन नताइज का सामना करना पड़ेगा, या खुद से ये नहीं सोच रहा कि ये आकबत अंदेशी जिसे हम कहते हैं कि फ्यूचर में ये क्या नताइज मेरे लिए पैदा करेगा, मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, मैं कितनी देर के लिए उधर फंस जाऊँगा, इस पे उसने सोचना ही नहीं है, इस पे उसका दिमाग ही नहीं जाएगा। क्यों? कि वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर रहा। क्यों? वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर रहा। क्यों? कि वो चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर रहा, उसको इवेल्युएट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपना डिसीजन ले रहा है किसी एक ख़ास अथॉरिटी पे। या किसी गांव में रिवाज है, यानी उस गांव में हर दूसरे घर का कोई बंदा डंकी लगा के गया हुआ है, तो उसके सामने क्या है कि एक जम्मे गफ़ीर है, एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने डंकियां लगा ली हुई हैं और वो वहाँ पहुँच गए हुए हैं। मतलब ख़बरें इस तरह की भी आती हैं कि लोग रास्ते में मर जाते हैं, इस तरह के वाक़यात और ख़बरें आती रही हैं। और लीबिया से इटली जाते हुए जहाज़ में 600 पाकिस्तानी लुक़मा अजल बन गए। ठीक, लेकिन वो उस पर नहीं सोचेगा लॉजिकली, बल्कि वो इस पे सोचेगा कि उसके इर्द गिर्द जो पूरा गांव है वो खाली हो गया है। पूरे गांव में हर दूसरे घर में लोग डंकी लगा के जा चुके हुए हैं, उनके मर्द जो हैं। तो वो इसी पे इस जम्मे गफ़ीर को या सवाद आज़म को या उस गांव के अंदर जो अक्सरियत है उसके फ़ैसले को सामने रखता है और डिसीजन लेता है और डंकी लगा देता है। तो उसका ये वाला डिसीजन भी मंतकी नहीं है, लॉजिकल नहीं है, या क्रिटिकल थिंकिंग उसने नहीं की। तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो फिर क्या होता है, आप सही डिसीजन लेते हैं, बजाय ये कि आप इमोशंस पे जाएं, बजाय ये कि आप अथॉरिटी पे जाएं, बजाय ये कि आप जम्मे गफ़ीर पे जाएं, बल्कि आप लॉजिकली चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, आर्गुमेंट को देखते हैं, उसके पीछे एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं, उसको फ्राहम करदा जो सबूत होते हैं उनका तज्ज़िया करते हैं और फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसके लिए एक तो ये हमने टूल देख रहे हैं या देखे हैं कि ये हम डेवलप कर सकते हैं, और इसके बाद फिर हम क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ ये होती है कि आप जब लॉजिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं या ख़ुद अपना आर्गूमेंट पेश कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको ये सब चीज़ें मलहूज़ रखनी होती हैं, मद्देनज़र रखनी होती हैं कि आप जो आर्गूमेंट पेश कर रहे हैं उसमें एक तरतीब हो, लॉजिकली वो ठीक हो, उसके मुकद्दमात हकीकी हों, और उसको जो एविडेंस आप दे रहे हैं वो सबूत जो है वो सबूत भी ठीक हों। और लेकिन इंसान इस में भी गलती करता है, यानी फ़िक्र की तरतीब में समटाइम गलती कर लेता है। उससे क्या होता है कि इंसान कोशिश तो कर रहा होता है कि वो आर्गूमेंट दे या आर्गूमेंट को एविडेंस फ्राहम करे या तज्ज़िया और तहलील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर जाता है। यानी वो दूसरों पे तो रिलाई नहीं कर रहा, वो इसी प्रोसेस से ही गुज़र रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से, लेकिन इस प्रोसेस में वो गलती कर जाता है। तो उसको कहते हैं फैलेसी, कि जब आप आर्गूमेंट में कोई गलती करते हैं, उसको उर्दू में मुगालता कहते हैं, इंग्लिश में से फैलेसी कहते हैं। तो हम अगर अपने आप को या क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए कुछ फैलेसीज से हम अपने आप को बचा लें, तो भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी फ़िक्र को निखार सकते हैं। फैलेसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम कुछ मशहूर फैलेसीज़ को अगर देखते हैं तो उनमें से एक फैलेसी है जिसे कहा जाता है सेल्फ़ कंट्राडिक्शन, कि आप ख़ुद तरदीदियत का शिकार हो जाते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि द ओनली सर्टन थिंग इज़ अनसर्टेनिटी, कि एक ही चीज़ सर्टन है और वो क्या चीज़ है, अनसर्टेनिटी। तो ये लॉजिकली क्या है, कंट्राडिक्ट कर रही है। यानी एक ही चीज़ हतमी है और वो हतमी चीज़ क्या है, गैर हतमियत। तो गैर हतमियत तो हतमी नहीं हो सकती, या हतमी होने के लिए ज़रूरी है कि वो गैर हतमी ना हो।
यानी सर्टन होने के लिए ज़रूरी है कि वो अनसर्टेन ना हो। अगर कोई अनसर्टेन है चीज़, आइडिया, जो भी, तो वो सर्टेन नहीं हो सकती। तो इसको लॉजिक में क्या कहा जाता है? सेल्फ कंट्राडिक्शन। कि आप जो दावा या मफरूज़ा पेश कर रहे हैं, वो मफरूज़ा, वो कज़िया अपने आप में ही अपनी निगेशन कर रहा होता है, अपने आप में ही अपनी कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा होता है। एक मशहूर और इसकी मिसाल दी जाती है कि ऑल ट्रुथ्स आर रिलेटिव। जितनी भी सदाकतें हैं, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं, वो इजाफ़ी हैं, वो रिलेटिव हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि ये जो आप प्रिंसिपल दे रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है या रिलेटिव है? यानी ऑल ट्रुथ्स आर रिलेटिव, ये प्रिंसिपल रिलेटिव है या ऑब्जेक्टिव है? अगर सब सच्चाइयाँ ही, सब उसूल ही इजाफ़ी हैं, रिलेटिव है, तो फिर ये वाला उसूल कैसे ऑब्जेक्टिव हो सकता है? तो ये भी अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक फैलेसी है, एड होमिनन फैलेसी उसे कहा जाता है, कि जिसमें आप ये करते हैं कि आप किसी पे तनकीद करने की बजाय आप उस शख्स की तनकीस करने लगते हैं। इसका हम बहुत शिकार होते हैं आम तौर पे, कि आप किसी के नज़रिए को गलत साबित करने के लिए उस शख्स को गलत साबित करना शुरू हो जाते हैं। नज़रिए पे तनकीद करने की बजाय साहिबे नज़रिए के नकाइस गिनाने शुरू हो जाते हैं हम। तनकीद करने का ये तरीका आप देखेंगे, ये यूट्यूबर, व्लॉगर्स और सोशल मीडिया या आम इंसान क्या करता है कि जैसे ही आप किसी पे तनकीद करते हैं, आप ये कहते हैं कि उसकी तो शक्ल पे लिखा है कि वो झूठा है। मिसाल एक दे रहा, तो आप उसकी बात को एनालिसिस करने की बजाय क्या करते हैं? उसकी ज़ात का तज्ज़िया करना शुरू करते हैं, या उसकी ज़ात पे कुछ इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं, या उसकी ज़ात के किरदार को देखने लग पड़ते हैं, या कुछ और इस तरह की चीज़। तो ये भी फैलेसी होती है, ये भी ठीक नहीं है। फॉल्स डिलेमा एक फैलेसी होती है जिसमें ये होता है कि आप चीज़ों को दो बाइनरी में ढाल देते हैं, ठीक, दो ऑप्शंस में रिड्यूस कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये शख्स या तो मुसलमान है या फिर रीज़नेबल है, यानी या तो ये ईमान रख सकता है और या फिर ये अकल पे चल सकता है। तो ये जो जदीद एथीस्ट लोग होते हैं वो इस मुगालते का भी शिकार होते हैं काफ़ी ज़्यादा, कि वो ये कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं जो भी शख्स मज़हबी होता है या रिलीजियस होता है वो रैशनल नहीं हो सकता, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। तो वो इन दोनों के दरमियान एक्सक्लूसिव निस्बत एक कायम कर देता है, इन दोनों के दरमियान दो लख्ती मुगालता पैदा कर देता है कि वो सिर्फ उसी के अंदर उसको बंद करता है। तो ये भी एक मारूफ मुगालता है। स्ट्रॉ पर्सन फैलेसी भी एक मशहूर फैलेसी है। उसके अंदर ये होता है कि आप किसी के नज़रिए को, आप किसी की थीरी को या किसी के मौक़िफ़ को सही तरह नहीं बयान करते। आप उसका मौक़िफ़ बयान कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मौक़िफ़ अपनी चाहत के मुताबिक बयान कर रहे होते हैं। उसका मौक़िफ़ उसके स्कूल ऑफ थॉट या उसके निज़ाम या उसकी अपनी फ़िक्र के मुताबिक पेश नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके मौक़िफ़ को अपनी फ़िक्र में डाल के पेश कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मशहूर फैलेसी है। इन फैलेसीज़ से हम बच जाएँ तो भी हम अपनी थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, इस्लाम जो है वो, अब हम इस्लाम वाले, ये तो हमने पूरे क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, उसके टूल्स क्या होते हैं, मिसालें हमने देखी हैं, या फैलेसीज़ जिनसे हम बच सकते हैं, वो चीज़ है। अब ये कि इस्लाम का भी हम थोड़ा सा इसके साथ अगर कोई कनेक्शन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम भी क्रिटिकल थिंकिंग का ही दाई है। इस्लाम भी हमारे अंदर ये चीज़ पैदा करना चाहता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि कुरान मजीद में जगह जगह ये कहा जाता है कि अफ़ला ताक़िलून, क्या आप अक्ल नहीं रखते, और लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, जो अक्लमंद हैं उन्हीं के लिए ये निशानियां हैं, या अफ़ला यतदब्बरून अफ़ला ततफ़क्करून, ये तअक्कुल, तफ़क्कुर, तदब्बुर, ये हमें जगह जगह कुरान मजीद में मिलता है कि अल्लाह वो इस
चीज़ की तरफ राग़िब कर रहा है कि हम तदब्बुर से काम लें, हम तफक्कुर से काम लें, हम ताक़ुल से काम लें, अक़ल से काम लें। और इसमें दरस निज़ामी के भी कोई लोग बैठे हैं यहाँ? हाँ, बता रहे थे कि दरस निज़ामी के भी स्टूडेंट। अच्छा, दरस निज़ामी में जो अरबी को तफसील से डिटेल से पढ़ते हैं वो इस चीज़ के वाकिफ़ होंगे कि जो अरबी में जो लफ्ज़ होता है ना, जो फ़ेल होता है, उसके मुख्तलिफ़ अबवाब होते हैं कि ये किस बाब से है। सुलासी मुजर्रद है, सुलासी मज़ीद है, रुबाई मुजर्रद। और फिर उन अबवाब की खुसूसियात होती हैं, यानी उन अबवाब उस वज़न पे अगर कोई फ़ेल आता है तो उसकी अपनी मखसूस कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, खुसूसियात होती हैं। बाब तफ़ाउल जो होता है, ये तदब्बुर तफ़क्कुर, ये बाब तफ़ाउल से है। बाब तफ़ाउल की मुख्तलिफ़ खुसूसियात हैं। उनमें से एक खुसूसियत है, उसे कहा जाता है लुब्स माख़ज़। ये बड़ा एक ख़ास इस्तिलाही सा लफ्ज़ है। लुब्स माख़ज़ का मतलब ये है कि वो फ़ेल जिस माख़ज़ से आ रहा है, जो उसका फ़ाइल होता है, वो इतना ज़्यादा उसमें गर्क होता है कि गोया उसको वो पहन लेता है। इतना ज़्यादा उसके अंदर इंटेंसिटी होती है या स्ट्रेस उसके ऊपर किया जाता है कि आप उसको इतनी डेप्थ में करें। तो तफक्कुर फ़िक्र इतनी डेप्थ में की जाए कि फ़िक्र आपका ओढ़ना बिछोना बन जाना चाहिए। अफ़ला ततफ़क्करून, कुरान मजीद ये कह रहा है कि आप इतनी गहरी फ़िक्र में से काम लें कि वो आपका अपना लिबास बन जाना चाहिए। इसी तरह एक इसकी दूसरी खुसूसियत होती है तअम्मुल, कि उस काम को बार बार आप रिपीट करें। तो कुरान जिस तफक्कुर की बात करता है, जिस तदब्बुर की बात कर रहा है, तो तदब्बुर सिर्फ़ खाली ये नहीं कि आप सोच लें एक दफ़ा, उसको बार बार सोचें। तहव्वुल भी इसकी एक खुसूसियत होती है कि वो जो फ़ाइल होता है वो ऐन माख़ज़ हो जाए, यानी वो अपने आप को ही वो चीज़ बना ले, कि अपने आप को ही फ़िक्र बना ले, अपने आप को ही तदब्बुर बना ले। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कुरान मजीद में तदब्बुर पर, तफक्कुर पर और अक़ल से काम लेने पर। बल्कि शरीयत का, इस्लाम का, मज़हब का मुखातब ही वो शख्स है जो कि अक्लमंद होता है, जिसकी अक़ल सलामत होती है, जो कि एक आकिल होता है। जब तक बच्चा होता है या अगर वो मजनून हो जाता है तो वो शरीयत का मुकल्लफ़ ही नहीं है। तो तकलीफ़ की बहुत बुनियादी शर्त भी अक़ल ही है। कुरान मजीद ये कहता है, जो लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकिंग में हमने चीज़ें देखी हैं, उसमें कुरान मजीद ये कहता है कि लॉजिकल थिंकिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, दलील की हुकूमत कायम कर रहे होते हैं, इस्तदलाल का राज हम चाहते हैं। तो कुरान मजीद भी ये कहता है कि कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हैं तो आप क्या करें, बुरहान लेके आएँ, दलील लेके आएँ। दलील ही फ़ैसला कुन होगी किसी चीज़ को मानने के लिए, किसी चीज़ को ना मानने के लिए। इसी तरह कुरान मजीद ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फ़ासिकुन बिनबइन, जब भी आपके पास कोई ख़बर आती है तो आप क्या करें, उसकी तहकीक करें। फ़तबय्यनू, उसके अंदर आप घुसें, उसको खोजें, उसकी तहकीक करें। उसको लाने वाला कौन है, वो फासिक है, फाजिर है, वो किन ज़राए से लेके आ रहा है, इस सब को आपने परखना होगा। कुरान मजीद हमें इसी तरफ लेके जा रहा है। और लॉजिकल या क्रिटिकल थिंकर भी क्या करता है, वो एनालिसिस करता है कि ये किन सोर्सेज से आ रही है। इसी तरह कुरान मजीद में ये है कि आप दलील को देखेंगे, आप सोर्सेज को देखेंगे, और ये कि भी आप तासुब से काम नहीं लेंगे। कुरान मजीद में है कि वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि किसी कौम की जो दुश्मनी है वो आपको इस बात की तरफ न ले जाए कि आप अदल से काम ना लें। ये कुरान मजीद का कहना है। यानी अगर कोई आपका दुश्मन है या अगर कोई आपको पसंद नहीं कर है या आप किसी से अगर नफ़रत करते हैं तो वो नफ़रत आपको इस तरफ नहीं लेके जानी चाहिए कि आप नाइंसाफ़ी करें। यानी आपको बाइस नहीं होना, आपको बावजूद कि आपका दुश्मन वो बात कर रहा है, बावजूद कि आपका ओपोनेंट वो बात कर रहा है, बावजूद कि आपका मुखालिफ वो बात कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बात को समझें ना या उसकी बात को गलत मतलब दें, नाइंसाफ़ी करें उसके आर्गूमेंट के साथ। फिर भी हमें क्या करना है,
उसके आर्गूमेंट को सही तरीके से, दुश्मन के आर्गूमेंट को भी सही तरीके से समझना है। तो कुरान हमें ये बता रहा है। इसी तरह इस्लामी रिवायत को हम देखते हैं तो वो भी हमें इसी तरफ ही लेके जाती है। हमारा हदीस वाला जो इल्म हदीस है वो भी एक क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से डेवलप हुआ इल्म है कि में रावी को देखा जाता है कि वो रावी कौन है, वो आदिल है नहीं है, उसकी ख़बर सच्ची है, वो उसका हाफ़ज़ा कैसा है, ये क्या है। ये सोर्सेज़ को हम एनालिसिस करते हैं। इल्मुर रिजाल में जरा होती है, तादील होती है, जरा और तादील के जो उसूल हैं, या दिरायत के उसूल भी इसमें कार फरमा होते हैं। तो इल्म हदीस भी असल में क्रिटिकल थिंकिंग से ही डेवलप हुआ इल्म है। फ़िक़्ह का इल्म जो है जिसमें तफ़क्को किया जाता है, तफ़क्को भी असल में तदब्बुर से ही आता है कि आप रीज़निंग करते हैं, असबाब को तलाश करते हैं, इलल को तलाश करते हैं अहकाम के, और उसमें कुछ उसूल कार फरमा होता है। उसूल फ़िक़्ह भी इसी रीज़निंग की बुनियाद पे डेवलप हुई एक इल्म है। फ़िक़्ह भी, उसूल फ़िक़्ह भी और उनके हासिलात भी, उनमें क़ियास जो कि एक लॉजिकल तरीका है, उससे काम लिया जाता है। फिर हम इल्मुल कलाम को देखते हैं, वो भी अक़ल के ज़रिए से चीज़ों को, खुदा से जुड़े सिफ़ात को और दूसरे इस्लामी अक़ायद को समझने का नाम। तो हमारे उलूम जो हैं, इस्लामी उलूम, इस्लामिक साइंसेस, वो भी क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप हुई हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि, या ये डिड्यूस कर सकते हैं, या इस तक पहुंच सकते हैं कि इस्लाम हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है। इसी पे हम इस बात को ख़त्म करते हैं। अब आपके कुछ सवालात हैं तो उनको हम देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, एक तो तसव्वुफ़ कि वो कितना रैशनल होता है या वो अक़ल को कितनी अहमियत देता है, और दूसरा ये कि जो लोग दूसरे उलूम के साथ मज़हब को हम आहंग करने की कोशिश करते हैं, उनको तनकीद का सामना होता है। इस बात को पहले, दूसरी वाली बात को पहले देख लेते हैं। बिल्कुल मैं भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि आम तौर पे अगर कोई फ़िक्र डेवलप करता है जदीद उलूम के साथ, हम आहंग करने की कोशिश करता है, तो उसको तनकीद का सामना होता है। उस पर तनकीद होना कोई मसला नहीं है। यानी क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट से हम देखें कि अगर सर सैयद ने एक फ़िक्र पेश किया, उस पर तनकीद हो रही है, ये कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। गामदी साहब कोई बात कर रहे हैं, या मौदूदी साहब ने कोई बात की है, या उससे पहले जो बर्रे सगीर में अल्लामा इकबाल, अल्लामा शिबली, ये जितने भी मुफक्किरीन आते रहे, उन पर नक़द कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये नक़द ही है जो कि उसकी मज़ीद तनकीद करेगा, ये नक़द ही है जो उसकी मज़ीद उसका तस्फ़िया करेगा या उसको मज़ीद प्रोग्रेस करेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमें समझने की है, या जिस पे हमें गौर व फ़िक्र करना चाहिए, वो ये है कि वो जो तनकीद करने वाला तनकीद कर रहा है, वो किस माइंड सेट से तनकीद कर रहा है। वो तनकीद इसलिए कर रहा है कि ये फ़िक्र में कोई गलती कर रहे हैं, यानी अगर कोई मज़हब को साइंस के साथ अलाइन कर रहा है तो वो अपनी उस एक्टिविटी में, अपनी उस फ़िक्र के अंदर फ़िक्री तौर पे गलत है, इस वजह से वो तनकीद कर रहे हैं, या वो उसकी तनकीस कर रहे हैं, या यूँ कह लें कि वो उस पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो ख़ुद फंडामेंटलिस्ट हैं। फंडामेंटलिस्ट का पॉजिटिव मतलब भी लिया जा सकता है, लेकिन ये कि ख़ुद वो बहुत रासिखुल अकीदगी पे खड़े हुए हैं, और उस वजह से उनको हर नई फ़िक्र को वो चैलेंज करते हैं, या हर नई फ़िक्र को वो बुरा समझते हैं। तो ये बुरा समझने वाला जो रवैया है, ये ठीक नहीं है, इसे ख़त्म होना चाहिए। इसको
हमें अपने अंदर भी पैदा होने नहीं देना चाहिए, और अगर कहीं और है तो उसको ख़त्म होना चाहिए। ये तनकीस वाला या सिर्फ़ इस वजह से रिजेक्ट कर देना कि ये कोई नई चीज़ है, ये हमारा मुआशरे का इस तरह का मिजाज है जो कि हमें बदलने की ज़रूरत है, और ये ठीक नहीं है। और जो आपका पहला सवाल था उसमें तसव्वुफ़ में अहले तसव्वुफ़ जो हैं वो फ़िक्र से ज़्यादा वो हाल पर बात करते हैं, यानी वो सोच से ज़्यादा वो कैफ़ियत की बात करते हैं। यानी वो जिस तरह आपने भी कहा कि वो खिरद की बजाय, अक्ल की बजाय वो इश्क को प्रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं कि वो सोचते नहीं हैं, उनका भी एक पूरा निज़ाम है, वो फ़िक्री निज़ाम ही है। तसव्वुफ़ में वो कायनात के बारे में, खुदा के बारे में, इंसान के बारे में एक ख़ास तरह की तशरीह रखते हैं, एक ख़ास तरह की एक्सप्लेनेशन है, ये ख़ास तरह का नज़रिया है उनका कि इंसान, खुदा और कायनात का आपसी ताल्लुक़ क्या है। उस नज़रिए में उसको वो फ़िक्री तौर पे पूरा एक निज़ाम बनाते हैं, और उस फ़िक्री निज़ाम के अंदर इस एक्टिविटी को, जिसे हम रैशनल प्रैक्टिस कहते हैं, इतनी ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते। इसकी बजाय उनके यहाँ गुलूव हो जाता है बाज़ औक़ात कि वो जज्बात पे चले जाते हैं, वो विल या इंसान का जो इमोशनल एलिमेंट है, वो जिसे इश्क कहा जाता है, जिसे जज्ब कहा जाता है, जिसे ख़ास तरह का हाल कहा जाता है, तो वो इन कैफ़ियत को अक़ली मारूज़ात पे या अक़ली क़ज़ियात पे या अक़ली हासिलात पे तरजीह देते हैं। इस वजह से वो इस तरफ जाते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम हमारे अंदर एतदाल पैदा करता है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम सिर्फ़ रूखा सूखा, सिर्फ़ मेंटल या ये कह लें कि अक़ली मेंटल एक्टिविटी है या अक़ली तसव्वुरात का मजमूआ है। इस्लाम हमें हमारा खुदा के साथ एक कनेक्शन पैदा करता है, इबादात के ज़रिए से हम उसको रूबामल लेके आते हैं। तो ये कनेक्शन इंसान का जज्बाती होता है कि इंसान दुआ के ज़रिए से खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करता है, इंसान नमाज के ज़रिए से खुदा के साथ ताल्लुक़ कायम करता है। तो इस्लाम हमारी फ़िक्री ज़रूरियात भी पूरी कर रहा होता है, हमारी जज्बाती ज़रूरियात भी पूरी कर रहा होता है, वो हमें हर तरह से अखलाकी ज़रूरियात भी पूरा कर रहा होता है, वो हमें हर तरह से खुदा के साथ, मज़हब के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन ये है कि अहले तसव्वुफ़ में गुलूव हो जाता है, और सम टाइम जो अहले अक़ल हैं वो भी गुलूव की तरफ चले जाते हैं कि वो इस एलिमेंट को निकाल देते हैं, वो सिर्फ़ अक़ली चीज़ों पे रह जाते हैं। उनके यहाँ जो एक्सपीरियंस है या रिलीजियस मज़हबी तजर्बा है वो कोई माना नहीं रखता, बल्कि उनके नज़दीक सिर्फ़ ताक़ुल अहमियत इख्तियार। तो हमें दोनों तरफ से, यानी ऐसा ना हो कि हम रैशनैलिटी में गुलूव इख्तियार कर जाएं, या फिर ये है कि हम पैशनैलिटी में या पैशन में ज़्यादा चले जाएं और उसमें गुलूव इख्तियार कर जाएं। तो हमें दोनों में एक बैलेंस और इत्दाल कायम करना चाहिए। मैं यहाँ पर मेरा सवाल था, इस सवाल से लिंक है थोड़ा सा। तो हम ये देखते हैं, सुनते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में कहा जाता है कि लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करें, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कब जज्बात का भी इस्तेमाल करना है। तो इसको आप उससे कैसे देखते हैं तसव्वुफ़ के साथ? और दूसरा, ये मैं एक जगह पढ़ रहा था कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अहम होती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग के लिए। और अगर हम अब्यूज़ का शिकार हों या निगलेक्ट का शिकार हों या ऐसे माहौल हों जो हमें फ्रस्ट्रेट करें, तो हम लॉजिकल रीजनिंग नहीं कर सकते। तो हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप करें ऐसे माहौल में जहाँ पर हमें मुश्किल है क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना? हाँ, ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है कि अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो रही, तो वहाँ हमें इसको डेवलप करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है, जैसा कि हमारे माशरे में उसी वजह से हम इस मुश्किल का सामना भी करते हैं। तो वहीं पे आपको, जहाँ यह इसको डेवलप करना मुश्किल है, वहीं पे आपको स्ट्रगल चाहिए,
वहीं पे आपको अपने ऊपर जबर करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ या लॉजिकल थिंकिंग की तरफ ख़ुद को लेके जाना है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जब आप लॉजिकल थिंकिंग के एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि इंसान हर वक्त, इंसान चूँकि सिर्फ़ अक्ल नहीं रखता, इंसान जज्बात रखता है, इंसान एहसासात रखता है, इंसान के अंदर दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ों को जमालियात के पहलू से भी देखता है। तो इंसान की सारी ज़रूरतें ही पूरी होनी चाहिए। जब इंसान या हम एक्सपर्ट होने लगें तो फिर हम दूसरी ज़रूरियात की तरफ भी मुतवज्जे हो जाते हैं, होना चाहिए। जिस तरह आपने कहा ना कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है या ये जो ये मुकम्मल तौर पे हर वक्त हम इसको जज्बात से आज़ाद नहीं कर सकते। एक इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है कि जिसमें आप इमोशनली जो आपकी कैफियत बन रही होती हैं उसको आप इंटेलिजेंटली यूज़ करते हैं। आप किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, इंसान किसी मिज़री में होता है, इंसान ट्रॉमे में होता है, इंसान के इर्द गिर्द बहुत तकलीफ़ हैं, आलाम हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत इंसान जो है ज़्यादातर तकलीफ़ से घिरा हुआ है। वो फ़िज़िकल भी हो सकती हैं, वो मेंटल भी हो सकती हैं, वो और कई तरह की होती हैं। तो उस वक्त फिर इंसान जब इस तरह की सिचुएशन में होता है, ट्रॉमा में होता है, एंजाइटी में होता है या किसी तकलीफ़ में होता है, तो उस ख़ास सिचुएशन में हमें इंटेलिजेंस को और तरह से बरूए कार लाना होता है। उसकी अपने उसूल हैं कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बेहतर करना होता है, लेकिन हम ज़्यादातर क्रिटिकल थिंकिंग, चूँकि हमारा टॉपिक सिर्फ ये था तो इसलिए हमने सिर्फ इसी को ज़्यादा हाईलाइट किया और इसी पे ज़्यादा बात की है। वरना यह है कि थिंकिंग के या लॉजिक के दूसरे एस्पेक्ट भी हैं जो कि इंसान के इमोशन से भी जुड़ते हैं, इंसान के हालात से भी जुड़ते हैं, सोसाइटी से भी जुड़ते हैं। तो हमें इन सब को लेके चलना होगा। लेकिन जहाँ सिर्फ जज्बात हों, जहाँ सिर्फ भेड़ चाल हो, किसी के कहने की वजह से चीज़ें चल रही हों, तो वहाँ पे यहाँ हमें चूँकि ज़रूरत ज़्यादा है लॉजिकल थिंकिंग की, इसलिए हमने एम्फसिस इस पे ज़्यादा किया है। वरना जब आप ये सीख जाएंगे तो उसमें ये कि बैलेंस कैसे कायम करना है, एतदाल कैसे करना है, ये भी हम सीखेंगे। तो उसमें फिर हम इन दूसरी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी सर, मेरा नाम यासिर इरशाद है, पंजाब यूनिवर्सिटी क्रिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है मेरा, और ये काफ़ी रिलेटेड टॉपिक है हमारी स्टडीज़ से रिलेटेड, सोशल साइंसेज से रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग जो है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आप कोई चीज़ डीप वर्क में करना चाह रहे हैं, उसका कोई अखज़ निकालना चाह रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन आप देखते हैं कि उससे मुतालिक आपके पास सिर्फ 5 रिसोर्सेज हैं, तो सिर्फ वही अवेलेबल हैं। तो मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये किस तरह अनबाइज्ड है, क्योंकि वो भी तो किसी न किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं ना। तो व्हाट विल बी द यार्डस्टिक टू मेजर के ये अनबाइज्ड नहीं होंगे? क्या स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स हो सकते हैं कि ये जो है ना, हाँ ये लॉजिकल बात कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, ये किस तरह हमें पता चलेगा? और दूसरा सर एक क्वेश्चन ये है कि अभी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे आपने बताया कि टूल्स हैं अपने क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर करने के लिए, तो सर अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपने बताया कि राइटिंग के ज़रिए आप सही कर सकते हैं। तो सर अभी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो शिफ्ट हो गई हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं होता लोगों के पास, अभी जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं। तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग अब किस तरह यहाँ पे डेवलप होगी, क्योंकि सारा काम तो AI ले जाएगा, तो राइटिंग वाला काम किस तरह पूरा होगा यहाँ पर? ठीक है, किस तरह डेवलप होगा? ठीक है, आपका पहला सवाल ये है कि आपके पास 5 ऑप्शन हैं, 5 जो है रिसोर्सेज हैं, उनमें से कौन सा चूज़ करना है आपको लॉजिकली। ठीक है, ये एक तो ये कि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट केस है। केस स्टडी आपके सामने जब आती है, जब पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आती है, तो वो आपके सामने बहुत सारा डाटा लेके आएगी। यानी वो 5 सोर्सेज कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या लवाजमात हैं, उनके क्या क्या नताइज निकलेंगे,
और वो रिसोर्सेज कैसे हासिल होंगे, ठीक। तो उस बुनियाद पे आप किसी एक को चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर उनमें से तमाम जो ऑप्शंस हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, वो कहाँ से आए हैं, उनमें से वैलिड सोर्स कौन सा है, ठीक है ना। आप एक ये चूज़ कर सकते हैं बात। या फिर ये है कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है, उसके मुख्तलिफ मेथड इसके बने हुए हैं कि आप मिसाल के तौर पर एक मेथड ये होता है कि आप ये देखें कि इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या इसकी स्ट्रॉन्ग चीज़ें कौन सी हैं और वीक चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है। ये एक फैक्टर होता है कि आप उसकी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स और वीक एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए उसका एनालिसिस करेंगे। और फिर ये होता है कि ये तो इंटरनल फैक्टर होते हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, और फिर ये होता है कि एक्सटर्नली ये होता है कि इसका फ्यूचर के अंदर फ़ायदा क्या है, या फ्यूचर के अंदर इसके साथ थ्रेट्स कौन से जुड़े हुए हैं। यानी फ्यूचर में हर ऑप्शन में आप देखेंगे कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करता है आपके लिए और कितने थ्रेट्स उसके साथ आते हैं। तो ये एक मेथड है, ये भी क्रिटिकल थिंकिंग का ही एक टूल है जिसको लोग यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करने के लिए। तो आप नताइज को देख के, उसके ज़राए को देख के, उसकी फिजिबिलिटी जो है उसको देखते हुए डिसीजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेम ही ऑप्शंस होंगे, सेम ही ज़राए, सेम तरह का थ्रेट सबको होगा, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज़ सब लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उनमें इंटेंसिटी का मुख्तलिफ डिग्रीज़ का फ़र्क होगा, उसी फ़र्क से आप इस डिसीजन की तरफ जाएंगे कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब आप क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारे सामने नए चैलेंजेस लेके आएगी, उसके नए हमें सॉल्यूशंस भी देगी। तो वो हम देखेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस वो दे रही है। उनमें से एक ये है, मिसाल के तौर पे, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप कंपेयर वाला एक मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, आप एक एआई टूल से भी इंफॉर्मेशन लें, दूसरे एआई टूल से भी लें, तीसरे एआई टूल से भी इंफॉर्मेशन लें, और फिर उनका कंपैरिजन कर लें, और वो कंपैरिजन फिर आप उसी तरह एनालिसिस करेंगे जो कि लॉजिकल होता है। उसमें आप एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो आपके लिए कितना बेनिफिट है, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आप इस कंपैरिजन के मेथड से वहाँ पे हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, हाउ वी कैन मेक डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग हर फर्द के लिए हर उम्र में मुफीद है? फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, अगर एक बच्चा छोटा है, अभी उसकी नशोनुमा हो रही है, परवरिश पा रहे हैं, अब हम उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो कहीं डिसहार्ड ना हो जाए, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना आ जाए, तो क्या हर उम्र और हर एज के फ़र्द के लिए ये मुफीद है या नहीं है? ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में सिखाने का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को आप उनकी पूरी ज़िंदगी से महरूम कर दें, या ज़िंदगी के अंदर बच्चे जिन दूसरी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं उसे आप हटा दें। बल्कि ये है कि आप कुछ इस तरह के मेथड्स यूज़ करें जिससे इनडायरेक्टली बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग सीख रहे होते हैं। जिनमें से एक चीज़ है कि अगर वो सवाल करता है बच्चा, तो उसके सवाल को निगेट करने की बजाय उसे अप्रिशिएट किया जाए। तो ये जो अप्रिसिएशन है, उसे ये नहीं बताना होगा बच्चे को कि ये प्रेमिसेस होता है, ये कज़िया है, और ये सुगरा है, ये कुबरा है, ये हद औसत है, और ये गिर रही है, और ये से ये नतीजा निकल रहा है। बच्चों को तो हम इस तरह नहीं सिखाते क्रिटिकल थिंकिंग। उनके लिए ये होता है कि आप उनके लिए ऐसी गेम्स का इंतज़ाम करते हैं, ऐसे खेल होते हैं जिनसे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है। ऐसी गेम्स हैं, ऐसी पहेलियाँ होती हैं जिनके ज़रिए से बच्चा
क्रिटिकल थिंकिंग सीखता है। तो बच्चों को भी हम क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएंगे, लेकिन उनको इस तरह की हार्डकोर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, बल्कि उनकी नशोनुमा के हिसाब से हम उनके साथ बर्ताव करेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि बच्चों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी जो कम सिन बच्चे हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज़ करना और चीज़ है, क्रिटिसाइज़ करना और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, इनमें फ़र्क है। क्रिटिसाइज़ का मतलब ये है कि आप बच्चे की नफ़ी कर रहे हैं, जो वो करता है उसको तनकीद नेगेटिव माना में जो हम लेते हैं। जो आपका पहला सवाल था, ये फ़र्क है, नेगेटिव माना में और क्रिटिकल थिंकिंग में फ़र्क है। ये हमारे यहाँ ये मशहूर है कि हम तनकीद कहते हैं कि जब आप किसी के कोई नक्स निकालते हैं और किसी को अपनी सोच का निशाना बनाते हैं कि ये गलत है, तो ये क्रिटिसिज्म है, ठीक है। ये और चीज़ है, क्रिटिक और चीज़ है। क्रिटिक के अंदर आप सिर्फ उसको मनफी तौर पे नहीं देखते, बल्कि आप उसके जो पॉजिटिव पहलू होते हैं, जो मुस्बत उसके एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप एप्रिशिएट करते हैं, और उनके जो मनफी पहलू होते हैं उनको आप क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो हम आमतौर पे क्रिटिसिज्म को ही समझ लेते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग है। तो क्रिटिसिज्म में और क्रिटिकल थिंकिंग में फ़र्क है। तो बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, वो चूँकि अभी सीखने के अमल में होते हैं, वो मासूम होते हैं, तो उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर आप बच्चे को किसी चीज़ से मना करते हैं ना, वो वही काम करेगा, वो कंपेल होता है इससे, ठीक। तो उसका ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी वाले लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो बच्चा रिबेलियस हो जाएगा, बल्कि उसकी बजाय आपको ये करना होगा कि आप उसका ध्यान बांटें, यानी उसको किसी दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जे करें। और ये हर घर में आप इर्द गिर्द देखें, बच्चे हमारे घरों में होते हैं, और ये ट्रिक ऐसे काम करता है कि वो एकदम रो रहा होगा, हंसना शुरू कर देगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, या ज़िद कर रहा होगा और वो भूल जाएगा कि वो ज़िद कर रहा है, ठीक। और ये ट्रिक और ये बेहतरीन तरीका है कि आप बच्चे को रोकने की बजाय उसको पलटें, उसको किसी दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जे करें। तो ये तरीका ठीक नहीं है, ये बच्चों की साइकोलॉजी के लिए भी और उनकी तरबियत के लिए भी नुकसानदेह है कि आप उनको इस तरह क्रिटिसाइज़ करें या सवालों से। सर मेरा क्वेश्चन पहले हमारे रिस्पेक्टेड पहले मैंने क्वेश्चन किया, उसी का ही एक हिस्सा मैं चाहता हूँ मैं भी आप उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि पिछले जो आप बात में उसको थोड़ा उस वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो ये है कि सर इस्लाम एज ए सिस्टम जब हम बात करते हैं तो कई चीज़ें आती हैं जो कि अगर उसको लॉजिकली हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और रैशनैलिटी पे रख के देखें तो वो उस समझ में नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल मौजूदात की जब बात होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब और एक जो नॉर्मेटिव सोशल ऑर्डर है, जेंडर इक्वालिटी की फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें हैं, ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो अगर हम रैशनैलिटी पे उनको रख के देखना चाहें तो वो उस चीज़ की ना हमें समझ नहीं आती। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं पे ये भी बात आती है कि शुरुआत में नहीं जाओ, जो चीज़ है उसको सीधे वे में। तो इवन दो आपने जिस तरह बात की कि इस्लाम या रिलीजन दलील से काम लो, अदल से दूर ना हो जाओ, सोच से काम लो, ये चीज़ें भी प्रमोट करता है, लेकिन इनकी सोशल अडॉप्टेबिलिटी नहीं है। हम देखते हैं कि ठीक है ये एस्पेक्ट भी है इस्लाम का, लेकिन सोसाइटी ना तो उसको कभी प्रमोट करती है ना उसको उस वे में देखती है। तो इस्लाम एज अ सिस्टम, डू यू थिंक के क्रिटिकल थिंकिंग को अगर हम फिर जब आपने किसी चीज़ को क्रिटिकल देखना है तो फिर आपने उसको हर एस्पेक्ट में देखना है, फिर उस आपने हर चीज़ को किसी हद तक क्वेश्चन करना है, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। तो उस चीज़ को फिर क्या उसको कह सकते हैं कि फेज आउट करता है, उस चीज़ को एडजस्ट करता है, या कई चीज़ें हैं जहाँ पे आप उस चीज़ को नहीं देख रहे सकते? आपके सवाल को जिस तरह मैं समझा हूँ कि हमारा जो मुआशरा है, अगरचे इस्लाम की तालीमात में ये बात है कि हमें अक़ल से काम लेना चाहिए, हमें तदब्बुर से काम लेना चाहिए, हमें तफक्कुर से काम लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग हैं वो इससे काम नहीं लेते। इसको मुआशरा भी और इस्लाम एज अ सिस्टम, इस्लाम के बीच मौजूदात की बात करते हैं, कुछ और चीज़ें जिनमें मुझे शायद लगता है, मेरा लिमिटेड नॉलेज है कि जहाँ पर हम रैशनैलिटी की बात करते हैं वो हमारी सोच में तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें नहीं आ पाती हैं, हम उनको रैशनली जज भी करना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि मे बी उनको हाँ आप
इमोशन की स्थिति हो उस नैच पे जाके तो आप देख सकते हैं, आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर अब अगर क्वेश्चनिंग की बात आ जाए, उसको अंडरस्टैंड करने को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर मे बी अगर आप पैर मुस्लिम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक जस्ट न्यूट्रल पर्सन के पर्सपेक्टिव से तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप एड्रेस करते हैं। माशरे वाली बात हम पहले कर रहे थे कि सोसाइटी के अंदर माशरे के अंदर जो लोग हैं वो इसको अप्रिशिएट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि हमारे जो मुफक्किरीन हैं वो इसको इस फ़िक्र को प्रमोट नहीं करते। अगर हम चूँकि माशरे में जो जिनके पास अथॉरिटी होती है या जो मज़हबी अथॉरिटी जिनके पास होती है, माशरती अथॉरिटी, सियासी अथॉरिटी, हमारे माशरे में दानिश्वर होते हैं, हमारे मज़हब के लिए उलामा हैं, या हमारी सियासत के जो ज़ाइमीन ज़ुआमा हैं, इन सब को चाहिए कि वो इस क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करें। तो चूँकि वो नहीं कर रहे, मज़हब में भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो ब्लाइंड फॉलोअर्स पैदा कर रहे होते हैं, तो उस अंधी तकलीद की वजह से लोग फिर क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ उनका रुझान नहीं पैदा होता। तो ये हमारे माशरे की ज़रूरत है। अगरचे इस्लाम इसकी तलकीन करता है, लेकिन हमारी माशरे में ये रूह बामल नहीं है। और वो रूह बामल तब होगी जब हमारे उलमा और हमारे सियासी ज़ुआमा और जो माशरे के अंदर दानिश्वर होता है, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं, या जो उस्ताद होता है किसी भी माशरे के अंदर, जो निज़ाम तालीम होते हैं, निज़ाम तालीम में जो उस्ताद होता है, ये उसका काम है कि वो इन चीज़ों को प्रमोट करे। तो वो अगर करेंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा बनेंगी, उसका मिजाज बनेंगी। और दूसरा आपका जो सवाल था कि इस्लाम को एज़ ए सिस्टम हम लेते हैं, तो फिर ये जो नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मुअज्ज़ात का इनकार करते हैं, या लोग मुअज्ज़ात को नहीं समझ पाते, या रैशनैलिटी में वो देखते हैं तो मुअज्ज़ात उनको समझ नहीं आते, या जेंडर इक्वालिटी वाला आपने सवाल किया। ये तफसील तलब मौज़ूआत हैं कि हम मुअज्ज़ात पे किस तरह बात कर सकते हैं। मुअज्ज़ा राशनल है या नहीं है, वो एक रीज़नेबल चीज़ है या नहीं, उसकी कोई अक़ली तौजीहात मौजूद हैं या नहीं। मेरा ख़्याल ये है कि मुअज्ज़े को अक़ली तौर पे डिफ़ाइन किया जा सकता है। अगर आप इस्लाम या जो भी मज़हब को मानने वाला होता है उस के पॉइंट से देखें कि उस मज़हब का या इस्लाम को अगर हम सामने रखें, तो इस्लाम का पूरी कायनात के बारे में एक नज़रिया होगा कि ये कायनात मखलूक है, ये कायनात तख्लीक है एक ख़ुदा की जो कि इसका खालिक है, और वो ख़ुदा जो है वो कादिर मुतलक है, और वो ख़ुदा इसका मालिक है। इस वजह से उस ख़ुदा को इस पे तसर्रुफ़ करने का हक़ हासिल है, क्योंकि वो मालिक है, चूँकि वो कादिर है। इसलिए ये बात उसके लिए इस कायनात के अंदर एक्सेप्शन पैदा करना, इस्तिस्ना पैदा करना, ऐसी चीज़ पैदा करना जो आजिज़ कर दे, जिसे हम मोजज़ा कहते हैं, ये उसके लिए एक मुमकिनुल वजूद चीज़ है, या एक ऐसा अमल है जो कि ना इम्पॉसिबल नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो नाकाबिले फ़हम हो उस सिस्टम में। तो इस्लाम के सिस्टम में, इस्लाम की रैशनैलिटी में, या इस्लाम जो स्ट्रक्चर देता है इस यूनिवर्स का, इंसान का, उसमें ये फ़िट बैठता है। अब इस सिस्टम से बाहर जो शख्स होगा जो इस्लाम को नहीं मानता या इस्लाम को भी मानता है, तो वो इसको किसी दूसरी तरीके से देख सकता है। तो हम उसको दलाइल दे सकते हैं, या हम इस अपनी रैशनैलिटी जो है उसे पेश कर सकते हैं कि इस राशनेल पे, इन बुनियादों पे ये इस्तिस्नायात मौजूद हो सकती हैं, या ये इम्कानात पैदा हो सकते हैं। तो वो उसके जवाब देते हैं और दिए जा सकते हैं। इसी तरह जेंडर इक्वालिटी के इस्लाम का एक माशरती निज़ाम होगा, किसी भी मज़हब का जिस तरह होता है कि वो माशरे को कुछ हिदायत देता है, माशरे के बारे में कुछ रहनुमाई देता है, तो उस रहनुमाई में
हायरार्की क्या बनती है, इक्वालिटी क्या होती है, इक्वालिटी या इक्विटी में क्या फ़र्क है, या मसावात कायम होना ज़रूरी है या नहीं है, ये हर सिस्टम का अलग अलग होगा। तो हम इन सवालात को इस्लाम के नुक्ता नज़र से रैशनलाइज़ कर सकते हैं, इनकी रीज़न्स दे सकते हैं, उनकी रीज़निंग करते हुए लॉजिक्स हम इन सब चीज़ों के प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने अभी अपने लेक्चर में बताया कि तदब्बुर तफक्कुर इस्लाम में उसकी इजाज़त है, बल्कि कहा गया है, ताकीद की गई है उसकी। मेरे ख्याल में भाई जो सवाल करे थे वो ये था कि हम इस्लाम को क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, बाद में जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो अलग हैं, डिपेंड करते हैं उस पर। बिल्कुल पढ़ सकते हैं। यही तो हमने देखा भी है कि हमारे जो उलूम है, इल्म हदीस जो डेवलप हुआ है वो इसी क्रिटिकल थिंकिंग पे डेवलप हुआ है। उसमें पूरा एनालिसिस किया जाता है, जो रुवात होते हैं, रावी होते हैं, कि ये ख़बर कहाँ से आ रही है, वो सच्चा है, झूठा है, उसका हाफिज़ा कैसा है, और फिर ये है कि उसका किरदार कैसा है, और वो जो बात पेश की जा रही होती है, रिवायत के उसूल नहीं है, दिरायत के भी उसूल हैं। तो इसके अलावा फ़िक़ा, इल्मुल कलाम, ये क्रिटिकल थिंकिंग के नतीजे में ही डेवलप हुए उलूम हैं। क्या तर्क नफ्स तनकीदी सोच को खत्म नहीं कर देती? तर्क नफ्स नहीं, ऐसा नहीं है कि तर्क नफ्स तनकीदी फ़िक्र को, तर्क नफ्स को हमें पहले डिफ़ाइन करना होगा कि जब हम कहते हैं तर्क नफ्स, अपने आप को छोड़ दें या नफ्स को छोड़ दें, उसका क्या मतलब है। इसका एक सिंपल मतलब तो ये होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दें, आप अपनी प्लेजर से अपने आप को दूर रखें, या ये है कि आप इस्लाम ने जो बताई हैं चीज़ें, या ये है कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है, आप उन हराम चीज़ों से अपने आप को अलग कर लें। तो तर्क नफ्स का क्या मतलब है? अगर इस सेंस में है कि आप अपनी नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़ दें, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, बल्कि ये एक लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिक्वायर्ड चीज़ है कि लॉजिकल थिंकिंग में आप अपनी ख्वाहिशात को नहीं देख रहे होते, उसमें आप लॉजिक को देख रहे होते हैं। उसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपका नफ्स आपको किस चीज़ की तरफ लेके जा रहा है, आपने उस तरफ नहीं जाना, बल्कि उसकी बजाय लॉजिक और उसकी बजाय थिंकिंग आपको क्या बताती कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो आपको जज्बात में, नफ्स की ख्वाहिशात में नहीं पड़ना, ये बल्कि लॉजिकल थिंकिंग की एक रिक्वायरमेंट है, अगर इस माना में इसको लें। और अगर ये कहें कि तर्क नफ्स का मतलब ये है कि आप सोचना छोड़ दें, तर्क नफ्स का मतलब ये है कि आप ख़ुद को प्रेफरेंस देना ही छोड़ दें, यानी अपनी ज़ात की कोई अहमियत नहीं है, ठीक, तो या आपकी ज़ात कुछ नहीं कर सकती, उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये एक ठीक बात नहीं लगती। ये इस माना में ठीक नहीं है कि आप अपने आप को छोड़ दें और मजनू बन जाएं और पहाड़ों पे चले जाएं और एक हिपीज़ वाली जो ज़िंदगी है वो गुजारना शुरू कर दें। तो ये कोई मतलूब चीज़ नहीं है, ये इस्लाम को भी मतलूब नहीं है, और ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी एक रुकावट है। तो फिर इसको नहीं करना होगा। और पहला जो हमने मतलब इसका तर्क नफ्स का लिया है, उस माना में वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। सर मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल है। सर आपने एक लेक्चर अपना करवाया है उस्मान नाम के नाम से, आपने कहा कि उस्मान रिजवी मेरा नाम है, तो ये भी रमज़ान से रिजवी कोई क्रिटिकल थिंकिंग का नतीजा है या कोई और प्रोसेस है इसका? और दूसरा ये है कि आपने कहा एक ख़ास इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की, जंग और सवाद आज़म का, ये एक मजहबी इस्तिलाह है। फिर ये लफ्ज़ आपने बोल के कहा कि ऐसे माशरे के अंदर के जहाँ जंग गफीर और सवाद आज़म एक साइड पे खड़ा है और आप अपना मुद्दा और अपना वक्त लेके खड़े हैं, तो वहाँ एक क्रिटिकल थिंकिंग एक अच्छी चीज़ नज़र आती है। तो इस चीज़ को लेके आप क्रिटिकल थिंकिंग भले छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, किसी ख़ास मजहबी फ़िक्र को लेके
इसको आप किस नज़र से देखते हैं और आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस हवाले से कैसा रहा? क्योंकि ये इस्तेलाह इस्तेमाल करके आपने यूँ कह लीजिए कि क़यास और इजमा जो एक माखज़ हैं, माखज़ अरबा हैं जो शरीयत के, उन दो माखज़ को तो आपने वैसे ही उड़ा दिया। तो आप किस नज़र से इसको देखते हैं? अच्छा, बिल्कुल ये पर्सनल नोयत के सवालात हैं। पहला, मैंने तो इस तरह नहीं कुछ कहा कि मैं रमज़ान की बजाय रिमज़ी लिखें, लेकिन ये एक सवाल पर्सनल ये है कि रिमज़ी का क्या मतलब है। रिमज़ी का मतलब ये कोई जिस तरह होते हैं ना हमारे यहाँ निस्बती नाम लोग रखते हैं कि कोई लाहौर से है तो लाहौरी है, और किसी ख़ास फ़िरके से है तो उस फ़िरके की तरफ निस्बत करते हुए देवबंदी लिख लेगा अपने साथ, या उस्मानी, फ़ारूकी, लाहौरी, ये निस्बत लगा के या वाली और फिर अपने आप को ये ऐसी कोई निस्बत नहीं है। असल में मेरे वाले साहब का नाम रमज़ान है। इसके पीछे एक किस्सा है वैसे। वो यूँ था कि मेरे एक उस्ताद थे, काफ़ी पुरानी बात है, उस वक्त फ़ोन होते थे ये 1110 नोकिया के 1112 इस तरह के फ़ोन होते, 3310 तो शायद थोड़ी पुरानी बात है, लेकिन ये 1110 और ये वाले फ़ोन होते थे। तो इस फ़ोन में एक ख़ास लिमिट होती थी नाम लिखने की। जब आप किसी का नंबर सेव करते हैं तो एक ख़ास लिमिट होती थी। तो वो मेरे उस्ताद थे, मैं उनको नंबर दे रहा था अपना, और वो मेरा नाम लिख रहे थे, मोहम्मद उस्मान रमज़ान मेरा पूरा नाम था। रमज़ान मेरे वालिद साहब का नाम है। तो बचपन में ये ख़्याल हुआ था कि पता नहीं बड़े होके हम कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वालिद साहब का हमने नाम रोशन करना है। तो इस तसव्वुर ने ये कहा कि अपने नाम के साथ वालिद साहब का नाम लगा लें, तो अगर कुछ हो गया मुस्तकबिल में तो उनका नाम भी रोशन हो जाएगा। तो इस सेंस में मैंने अपने नाम के साथ, मेरा वैसे ऑफिशियल नाम मोहम्मद उस्मान है, लेकिन रमज़ान भी साथ लगा लिया। तो फिर जब ये वाक़या पेश आया तो मैं अपने उस्ताद को अपना नंबर लिखवा रहा था, और वो ये नाम लिख रहे थे, तो ये पूरा नाम उसमें लिखा नहीं जा रहा था, पूरा नहीं आ रहा था। तो रमज़ी इतना को नाम, उन्होंने कहा मैं रमज़ी लिख लूँ, तो मैंने कहा लिख ले। तो ये वहाँ से एक एक्सीडेंटली फिर मैंने अपने नाम के साथ वो रमज़ी से रिमज़ी कर लिया आसान करने के लिए। ये ना रमज़ से है और ना इसका कोई और मतलब है, ये बस एक एक्सीडेंटली रिमज़ी नाम। तो ये फिर वहीं से फ़ेसबुक पे मेरा नाम है, वैसे मेरा ऑफिशियल नाम मोहम्मद उस्मान है। दूसरा, जम्मे गफ़ीर सवाद आज़म का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था, इजमा का लफ्ज़ मैंने यूज़ नहीं किया, और मेरी इससे मुराद इजमा नहीं है। इस्तिलाही माना में भी ये यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये एक आम इस्तिलाह के तौर पे भी यूज़ होते हैं। आम इस्तिलाह का मतलब ये कि उर्दू में अक्सरियत के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जम्मे गफ़ीर का मजमूए के अक्सरियत को बताने के लिए जम्मे गफ़ीर का, या किसी बड़ी तादाद को बताने के लिए सवाद आज़म का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। और मेरा इसका मतलब कोई ख़ास इस्तिलाही मतलब नहीं था, मेरा यही मतलब था, इससे मुराद अक्सरियत कि हमारी सोसाइटी में अक्सरियत जो है वो बहुत ज़्यादा कोई फ़िक्री या मंतकी नहीं डिसीजन ले रही होती। तो हमें उस अक्सरियत के पीछे जिसकी मिसाल हमने ये देखी थी कि किसी गांव में अगर अक्सर घर डंकी लगा के बाहर जा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी डंकी लगा लें, या क्लास के अंदर अक्सर लोग अगर कैफ़े पे कोई एक चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो आप ये कहें कि मैं भी वही ऑर्डर कर लूँ। ठीक है, जो आपको पसंद है, जो आपकी सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिंग के लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है, आप उसको ऑर्डर करें, बजाय ये कि जिसको दूसरे सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं आप। तो ये इस सेंस में है जम्मे गफ़ीर के अक्सर लोग या अक्सरियत जिसका, तो इसका कोई ख़ास वो मफ़हूम नहीं था मेरा। इसके ट्रेंड्स होते हैं, इनको फॉलो करना भी ये शो करता है कि हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। हाँ, ये जो ट्रेंड चलते हैं वो टिकटॉक पे हो, वो एक्स पे हो, वो कहीं और हो, तो उसमें
इंसान भेड़ चाल चल रहा होता है कि वो ट्रेंड है, कहीं ना कहीं कोई जज्बाती या कोई एक वाबस्तगी भी हो सकती है उस चीज़ के साथ हो, लेकिन उसका पूरा एनालिसिस नहीं हम कर रहे, वो आम तौर पे इसी भेड़ चाल के नतीजे में चलते हैं। सर आपका एक मदरसा का बैकग्राउंड भी है। बिल्कुल। तो दर्शन निज़ामी का जैसे हमने बताया कि फादर भी, तो सर ये इजमा और क़यास में ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वाले से क्या है? इन दोनों में क्रिटिकल थिंकिंग होती है। एक पर्सनली इंडिविजुअल अगर कोई बंदा करता है, हाँ, उसे क़यास कहा जाता है, और अगर अक्सर लोग वही काम कर रहे हैं तो वो इजमा है। नहीं वो तो है सर, हाँ। लेकिन ये जो तस्वुरात हैं, हाँ, इजमा है, क़यास है, अगर आज की दुनिया में हमारे जैसा कोई तालिब इल्म क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए एक अपना मौक़िफ़ रखता है, तो आपका इसके बारे में पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो उसको किस तरह से देखता है? अच्छा, किसी इनफरादी शख्स को कोई मौक़िफ़ रख सकता है या नहीं रख सकता? पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से कैसे? अब बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस तो कोई ख़ास मेरे ज़हन में इस तरह की एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर कोई फ़र्द है वो अपनी इनफरादी राय रखना या क्रिटिकली थिंकिंग के बाद किसी अलग नतीजे पे पहुंचना, जिसे तफर्रुद कहा जाता है, तो तफर्रुद इख्तियार किया जा सकता है, अलग राय रखी जा सकती है, इजमा से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो क़यास करते हुए ही अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से, लॉजिकल थिंकिंग से ही आप जिस तरह लॉजिकल थिंकिंग से एक कंसेंसस हुआ है, इसी तरह लॉजिकल थिंकिंग से आप किसी कंसेंसस से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, अपने आप को अलग भी कर सकते हैं, तफर्रुद भी इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन बतौर ज़रिया इल्म वो दोनों ठीक ज़रिया इल्म है। क़यास के ज़रिए से भी हम चीज़ों तक पहुँचते हैं, इजमा के ज़रिए से भी हम उनको बतौर ज़राए इल्म मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, अगली बात जो आप पूछना चाह रहे हैं कि उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, बिल्कुल इख्तलाफ किया जा सकता है, तफर्रुद किया जा सकता है, ताक़ुल होगा तो तफर्रुद भी होगा, और तफर्रुद में या अलग राय रखने में या इजमा से मुख्तलिफ राय रखने में कोई मुज़ायका नहीं। जी जी, अभी आपने सवाल आज़म की बात की जिससे डिसएग्रीमेंट करना उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, इसमें मार्जा की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती जब तक उनमें कोई इख्तिलाफ ना आए, और उस इख्तिलाफ में उनको चाहिए कि वो उस वाद आज़म के साथ एग्री करें, उनमें शामिल हो जाए। यानी जो मेजॉरिटी पीपल हैं जो सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं उनके साथ उनको जाना चाहिए, तो इस पर कि वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसको इस तरह देखें कि मेरी उम्मत किसी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी कोई ऐसी चीज़, अगर इसको इसका एनालिसिस करें कि गुमराही जो है, जो सरी गुमराही होती है जिस पे सारी उम्मत इकट्ठी हो गई हो, ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम के बारे में सारी उम्मत गुमराह हो गई हो, ऐसा तो कहीं नहीं है। यानी खुदा का तसव्वुर है, आप सल्लम की नबूवत है, आखिरत का तसव्वुर है, दीन की जो बुनियादी अकायद हैं, दीन का जो बुनियादी कंटेंट है, उस पर तो उम्मत मुत्तफ़िक है। जब ऐसा होगा कि इन बुनियादी अकायद पे उम्मत गुमराह हो जाएगी, तो फिर ये सवाल पैदा होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा ये प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरी ये चीज़ है कि दीन हमें, चूँकि जिस तरह हमने पहले कहा कि अक़ल से काम लेने का हुक्म देता है, और इसी तरह कुरान मजीद, आप तो हदीस नकल कर रही हैं, कुरान मजीद ये कहता है कि अक्सर लोग ये नहीं जानते, ये भी हमारे सामने है कि अक्सर लोग जो हैं वो जाहिल होते हैं, अक्सर लोग जो हैं वो लाइल्म होते हैं। तो किसी ऐसी बात को इस वजह से मानना कि अक्सर मान रहे हैं, क्योंकि अक्सर जाहिल होते हैं, इस वजह से हमें उसकी पैरवी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका दूसरा मतलब हम एक्सक्लूसिवली इसको नहीं देखते कि अक्सर अगर कोई चीज़ मान रहे हैं तो वो हमेशा गलत होगी, ये बात भी नहीं है। और ये बात हमें कुरान मजीद ने बता दी कि अक्सर तो लाइल्म होते हैं। तो हमें जो उलमा होते हैं, ये भी कुरान मजीद ये कहता है कि हमें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप उलमा से रुजू करें, उलमा से जाके पूछें, फ़सलू अहल ज़िक्र,
ठीक है, उलमा से जाके पूछेंगे, अवाम से नहीं जाके हम पूछेंगे, क्योंकि अवाम के बारे में तो कुरान मजीद ये कह रहा है कि वो जानते नहीं हैं। तो उलमा जानते हैं, तो हमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो थोड़े लोग होते हैं, हमें उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। वो एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट है हदीस का कि वो उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती, उससे इत्तफाक है। हाँ सही है, गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ठीक है, आपका सवाल वाज़ेह है कि हमारी सोसाइटी में एक ख़ास तरह का एक्सट्रीमिज़म है, मुल्लाइज़म जिसे आप कह रहे हैं, और फिर आपने उसकी बर्टन रसन की मिसाल दी कि वो ये कहता है कि ये जो अकीदा परस्त है, अकीदत परस्त हैं, ये जहानत की मौत है। और फिर आपने एक मिसाल दी कि किसी एक ख़ास जमात से वाबस्ता एक साहिब ने आपको ये कहा कि औरत जो है वो घर और कब्र के लिए है। तो क्या हमें भी वेस्ट के पैटर्न पे चलते हुए मज़हब को स्टेट से अलग करना चाहिए? तो क्या हम भी वहाँ पे इस तरह करने में कामयाब सोसाइटी या कामयाब मुआशरा बन सकते हैं? देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें आपने बताई हैं। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि ये जो डॉगमाटिज़म होता है या फंडामेंटलिज़म जिसे हम कहते हैं, जिसे आप मुल्लाइयत कहते हैं, मुल्लाइयत से मुराद समटाइम कुछ लिबरल लोग ये काम करते हैं कि वो मज़हबी लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, ये लफ्ज़ यूज़ करके, इस तरह की टर्म यूज़ करके। ये ठीक तरीका नहीं है, ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि आप इसकी ज़द में या इसके साथ इस मकसद को अटैच करें कि हमें मज़हब पे तनकीद करनी है, या जो भी मज़हबी बात करेगा लिहाजा वो मुल्लाइज़म है। ठीक, ये ठीक नहीं है। हाँ, हमें जो डॉगमाटिज़म है, जो बहुत क्रूड किस्म की एक सोच होती है जिसमें आप दूसरों की बात ही नहीं सुनते, जिसमें आप ये कहें कि भी औरत सिर्फ़ घर और कब्र के लिए है, जिसमें आप इस्लाम ने जो वसअत दी है, इस्लाम ने जो सोसाइटी को फलने फूलने की जो स्पेस दी है, इस्लाम ने जो हमें सोचने के अंदाज़ सिखाए हैं, उन सब को आप निगेट कर रहे हो, तो वो हमें काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, वो हमें कबूल नहीं करनी चाहिए। उसकी बजाय हमें सोसाइटी के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए, सोसाइटी के अंदर डायलॉग का एक माहौल पैदा करना चाहिए, मुकालमे की एक फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए, जहाँ पे अगर कोई मुख्तलिफ़ राय रखता भी है, अगर कोई यही राय रखता है मिसाल के तौर पर कि औरत घर और कब्र के लिए है, तो उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसको ये सिखाना चाहिए कि वो भी दूसरों को मौका दे कि वो इस राय को असेस कर सकें, इस पे तनकीद कर सकें, आप भी उस पे तनकीद कर सकते हैं। तो हमें ये वाला माहौल पैदा करना चाहिए सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर। इंसानों को ये सिखाना चाहिए कि वो इख्तलाफ किस तरह करें, अगरचे राय यही रखे या कोई और भी इससे सख्त राय रख सकता है, लेकिन वो दूसरों की बात कम अज़ कम सुने, वो दूसरों को स्पेस कम अज़ कम दे। ये ना कहे कि इस्लाम सिर्फ़ यही कहता है। तो अपनी राय रखने और दूसरों को स्पेस देने वाली आदत और स्पेस देने वाला माहौल हमें अपने माशरों में पैदा करना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है कि स्टेट और रिलीजन का ताल्लुक़ और जो सेकुलरिज़म है, हमें वो अपनाना चाहिए। जिस तरह वेस्ट ने, आपने ये बताया कि उन्होंने मज़हब को बिल्कुल अलग कर दिया, बिल्कुल शायद अलग नहीं किया। वहाँ पे मज़हब के इदारे मौजूद हैं, इंस्टीट्यूट्स मौजूद है, चर्च मौजूद है, सोसाइटीज़ में, मुआशरों के अंदर भी मज़हब मौजूद है, मज़हबी लोग भी मौजूद हैं। मज़हब सिर्फ मौजूद नहीं है, मज़हब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी है वहाँ पे, अमेरिका में, यूरोप में, सब सोसाइटीज़ में। हाँ, स्टेट वाले इंस्टीट्यूशन से, इस इंस्टीट्यूशन से वो मज़हब को अलग करते हैं, जिसे सेकुलर स्टेट कहते हैं, या फिर वो ये कहते हैं कि जमहूरियत को सेकुलर होना चाहिए। लेकिन अब दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की तफ़हीमात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की अंडरस्टैंडिंग्स हैं। सेकुलरिज़म क्या चीज़ है, मॉडर्निज़म क्या चीज़ है। तो मॉडर्निज़म कोई एक सेट नहीं है, उसकी कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकुलरिज़म की भी कोई एक फ़िक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सेकुलरिज़म को लोग मुख्तलिफ़ तरह से डिफ़ाइन कर रहे होते
होते हैं। इसी तरह डेमोक्रेसी की भी कोई एक फ़िक्स डेफिनेशन नहीं है। एक तो मशहूर होती है, किताबों में लिखी होती है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इस तरह करके, ठीक। लेकिन इन प्रैक्टिस जो है जमहूरियत भी चैलेंज हो चुकी हुई है। आप इन प्रैक्टिस देखें तो हाइब्रिड सिस्टम अब दुनिया के अंदर चल रहा है। तो ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन है कि स्टेट का सिस्टम, आप गवर्नेंस वाला सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इसको पॉलिटिकल साइंस वाले डिस्कस करते हैं। ये मुमकिन है कि कोई स्टेट अपने इंस्टीट्यूशन में सेकुलर हो लेकिन मज़हब की पूरी गुंजाइश वहाँ पे मौजूद हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई स्टेट अपने इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस है, इस्लामिक है, और इन प्रैक्टिस वहाँ पे सेकुलरिज़म है। तो इसका ताल्लुक़ तजर्बात से है, प्रैक्टिस से है कि कौन सा निज़ाम किस सोसाइटी, किस माशरे, किस जोग्राफिए में बेहतर है। तो इसमें कोई मेरा ख़्याल है ख़ास कोई एक सिस्टम हम प्रेफर नहीं कर सकते, या एक ही सिस्टम को हम आखिरी सिस्टम नहीं समझते। यही मेरी राय है।